400,000 पे पहुँचते हैं। तो 400,000 में जो 3 साल का गैप होगा ना, उसमें कंपनीज वैसे ही हर साल जो अपना प्रॉफिट बढ़ाती है ना 18-19%, उसके हिसाब से 60% तो वैसे ही बढ़ जाएगा। जैसे 1 साल पहले जब डीरेगुलेशन हुई थी मेडिसिन की, थोड़ी सी सबने प्राइसेस बढ़ाई थी, फिर अब जाके वो टाइम आ गया कि अब सबको प्रेशर फील हो रहा है। मिठाई की तरह पैनाडोल खाते हैं, इस मुल्क में पैनाडोल की सेल तो नहीं कम हो सकती। 6 बिलियन तो पाकिस्तान में कंज्यूम हो जाती है। 6 बिलियन पैनाडोल पाकिस्तान में हर साल कंज्यूम होती है। ऑलमोस्ट 25 to 30 टैबलेट्स पर पर्सन पर ईयर। जिस दिन आप सोचने लग गए ना कि मेरे इन्फ्लुएंस की वजह से जो है चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, वो आपका एंड है। आपकी जो नॉलेज है, एनालिसिस है ना, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग। 40 अरब रोज। अब हो गया 40 अरब रोज 40 अरब ट्रेड होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज भी था ना, अब जैसे ये OGDC PPL है, इनमें तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। पूरी दुनिया में जो एक बाइक बनती है ना, सबसे सस्ती पाकिस्तान में बनती है। तो जैसे गाड़ियों में अगर हुआ है कि चाइनीज़ सस्ता प्रोडक्ट ले आए और सारी उसकी क्वालिटी वगैरह ठीक थी, तो चेंज भी हो सकता ही है। वैसे तो अभी तो मतलब जितनी भी पाकिस्तान में बाइक्स बिकती हैं, उसमें से आई थिंक 60% होंडा की होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाह तो हम ये रहे कि कोई लंबा चौड़ा तारुफ़ किया जाए आज, लेकिन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। हमारी पॉडकास्ट वाले ऑडियंस तो इनको जानते ही हैं, बड़ा एक पूरा इंटरनेट जानता है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक गुरु, विज़ गुरु, जो भी आप सर्च करेंगे आपको हर पॉडकास्ट पे एक ही शख्स मिलेगा। और क्योंकि मैंने भी खुद अब स्टॉक मार्केट में पैसे डालने शुरू कर दिए हैं, तो मैंने बोला इनको वापस बुलाया जाए। अब्दुर्रहमान नजम, CEO ऑफ ARN फाइनेंशियल्स, हमारे साथ फिर आ चुके हैं। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सर आपने तो बड़े लोगों के बड़े फ़ायदे करवा दिए। आप सिंस लास्ट टाइम आप आए थे, स्टॉक मार्केट वाज एट 120 एंड नाउ इट्स व्हाट, बिल्कुल जंग के बाद 150 आ गई है। 155,000 150, ये रिकॉर्ड है। दिस इज़ द मोस्ट इट हैज़ एवर बिन। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं ना। सो अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो अभी भी हाई नहीं है, और अंडर वैल्यूएशन भी आप नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कोई बढ़ गई है, बट पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह से इंडेक्स चल रहा होता है वो ऑल टाइम हाई है। बिल्कुल। मैं एक दोस्त से मिला था अभी संडे को, मैंने उसको बोला स्टॉक मार्केट में करो, उसने बोला निकल गया टाइम, अब तो बहुत ऊपर चली गई है। तो इस राय के बारे में आपका क्या, इज़ दैट फेयर असेसमेंट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले अभी हमने जैसे डिस्कस किया था ना, 2-3 तरीके होते हैं पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को देखने के। एक तो बूम बस्ट साइकिल हमने बड़ा डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में इकॉनमी के साथ साथ स्टॉक्स कभी कभी बहुत सस्ते हो जाते हैं, कभी थोड़े महंगे हो जाते हैं। तो बूम बस्ट साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें ना, तो सारे इंडिकेटर्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और फिर आपने देखना होता है कि एक कंपनी अगर लेट्स से 100 रुपये कमा रही है, तो वो कहीं 2000 की तो नहीं हो गई, बहुत महंगी तो नहीं हो गई कि अपनी वैल्यू से ऊपर ही चली गई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाकिस्तान जो है अभी बड़ा सही जा रहा है, 8 to 9 P रेशो की रेंज में चल रहा है, और यही हिस्टोरिकल एवरेज है। सो बिल्कुल, लोग जब उनको आइडिया नहीं होता ना इन चीज़ों का कि एक कंपनी की असल वैल्यू क्या है, वो लेट से 100 रुपये पे ख़रीदते हैं, वो जैसे ही 120-25 पे जाते हैं ना, और हल्का फुल्का थोड़ा सा वॉबली हुआ, तो वो कहते हैं अब ये इसको बेच देते हैं, प्रॉफिट में निकल जाते हैं। लेकिन जितने भी इंडिकेटर्स हैं, फ्लड्स वगैरह के इम्पैक्ट भी आ रहे हैं मार्केट पे, लेकिन फिर भी जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सब पॉजिटिव पॉइंट कर रहे हैं। आगे हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गुड टाइम टू स्टार्ट। वैसे तो इतने अच्छे रिटर्न्स हैं लॉन्ग टर्म में कि आप जिस टाइम भी स्टार्ट करते हैं तो आपका फ़ायदा ही होता, लेकिन ओवरऑल बूम बस्ट साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा टाइम है। अच्छा खासा मैं कम्युनिस्ट आदमी था, आपने कहा मुझे कैपिटलिज्म में फंसवा दिया है। वॉरेन बुफे को भी मैं सुन रहा था, थैंक्स टू यू। सो आपको भी, आप लोग पाकिस्तानी वॉरेन बुफे बोलना शुरू हो गए। वो भी किसी स्टॉक की यही मिसाल दे रहे थे कि कोई स्टॉक है जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो 3 दफ़ा क्रैश किया, बट ही सेड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मार्केट को टेंशन हुई। आई डोंट नो इफ़ यू नो व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। सो अगर कल को नीचे भी आता है, टेंशन नहीं लेनी लोगों को। नहीं, देखें इसमें ना, अब वॉरेन बफे का एग्जैक्ट स्टॉक कौन सा था मुझे नहीं पता, बट जो इन्होंने अच्छे स्टॉक्स रखे हैं, कोका कोला है उसमें से, या इंश्योरेंस की 1-2 कंपनी है, तो ऑब्वियसली वो 20-25 साल के लिए आप होल्ड करेंगे, वो कभी नीचे आएंगे कभी ऊपर जाएंगे। लेकिन एक जो चीज़ उन्होंने सबको समझा दी ना, और मैं भी वही कोशिश करता हूँ सबको समझाने की, बिज़नेस अगर प्रॉफिट बढ़ा रहा है ना अपना, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो उसका शेयर ऊपर जाएगा ही जाएगा लॉन्ग टर्म में।
क्योंकि एंड में लोग यही देखते हैं कि इस बिज़नेस ने मुझे कितना देना है और उसके हिसाब से इसकी क्या वैल्यू है। सो ये चीज़ आप पूरी स्टॉक मार्केट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल कंपनी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो 1999 से 150x हुआ है, 1000 का इंडेक्स होता था 155,000 पे आज पहुंचा हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि कोई कह रहा है कि नहीं इकोनॉमी का आउटलुक बेहतर हो रही है तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ। इस पूरे टाइम में एवरेज बिजनेस के प्रॉफिट भी 100 गुना हो गए हैं, इसी वजह से जो है वो उस वैल्यू पे पहुंचा है। तो बिजनेसेस में वेल्थ क्रिएशन होती है, वो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में और कंपनीज की वैल्यू में रिफ्लेक्ट होती है। सिंपल एज दैट। हम लोग सारी चीज़ें जो आम इस्तेमाल करते हैं वो जो है वही कंपनी स्टॉक मार्केट पे होती हैं। ऑयल रिलेटेड हम ऑयल बाय करते हैं पेट्रोल पंप पे, वो भी होता है। बैंक सारे होते हैं, जो खाने पीने की चीज़ होती हैं वो भी होती हैं कुछ कुछ। तो वो जैसे जैसे वो कंपनी बढ़ती है उसका स्टॉक भी बढ़ता रहता है। तो इसमें वही, आप अगर वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स का अक्सर जिक्र करते हैं, तो अगर तो ऑल टाइम हाई है तो ये रिस्की नहीं है कि यार अगर अभी ऑल टाइम हाई है तो जो बुल रन में फंस जाते हैं वो इसी चीज़ में तो फंस जाते हैं कि अभी ऊपर ऊपर ही जाएगा, बट ऑल टाइम हाई के बाद फिर चीज़ें नीचे ही आती हैं। चले मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, अगले 3-4 साल का फ्रेमवर्क बताता हूँ कि कैसे सोचना है। ठीक है, आज हम 150,000 पे हैं, सही है। अब हमने बूम बस्ट साइकिल फ्रेमवर्क पिछला भी समझा था। 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला इंटरेस्ट रेट, फिर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, ज़्यादा स्पेंड तो नहीं कर रहे, फिस्कल डेफिसिट तो नहीं रन कर रहे, फिर पॉलिटिक्स थी, और उसके साथ तक करंट अकाउंट डेफिसिट, सही है। अब इन चारों को अगर देखें, अब इसमें थोड़ा सा फ्लड का भी इम्पैक्ट है आजकल, काफ़ी लोग इसका भी सोच रहे हैं कि इससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो वैसे तो सूरत हाल ऐसी है कि सबसे पहले तो सबको दुआ करनी चाहिए कि जिन लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई है, जिनका नुकसान हुआ है, वो जो है अच्छे तरीके से रिकवर कर जाएं। क्रॉप्स का नुकसान भी हुआ है, और पहले तो फ्लड आता था 10 साल बाद, अभी 3 साल पहले ही फ्लड आया था। तो उन एरियाज़ में जिसमें दोनों दफ़ा आ गया, तो अभी बड़ी मुश्किल से जिधर जो उनका नुकसान हुआ था वो पूरा हुआ होगा, अब एक और फ्लड आ गया। तो इसको, लेकिन अगर थोड़ा इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट भी कोई ख़ास नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन ऑलरेडी जो है ना काफ़ी कम है। तो इंटरेस्ट रेट ने भी नहीं बढ़ना। आज भी मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन वही था कि आपने उसको 11% पे ही रखना है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि जो सारे लॉसेस हो जाते हैं ना वो आपको फिर बाहर से मंगाने होते हैं। लेकिन साथ साथ ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ रही हैं, तो उस वजह से ओवरऑल जो है आपका जो डॉलर की शॉर्टेज क्रिएट होती है वो भी नहीं हो रही। तो इस पूरे क्रक्स का जो है ना अगले 3-4 साल जो भी इन्वेस्टिंग कर रहा है, जब तक ये बुल मार्केट के 4 इंडिकेटर आपके फेवर में है ना, 4 लाख इंडेक्स से पहले तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये ओवर वैल्यूड हो गया। और वो इस तरीके से कि आज अगर हम लेट से 150,000 पे हैं और हम अज्यूम करते हैं कि हम 3-4 साल में, 1 साल में तो नहीं पहुंचते ना, 3-4 साल में लेट से हम 400,000 पे पहुंचते हैं। तो 400,000 में जो 3 साल का गैप होगा ना, उसमें कंपनीज वैसे ही हर साल जो अपना प्रॉफिट बढ़ाती है ना 18-19%, उसके हिसाब से 60% तो वैसे ही बढ़ जाएगा। और आज हम 8-9 पी रेशो पे हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन के बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ गए, और पी रेशो 8-9 से 12 पे गया अगर, जो कि पहले भी जाता है, तो वो आपको 4 लाख के इंडेक्स पे ले जाएगा। तो 4 लाख के इंडेक्स से पहले तो आप कह ही नहीं सकते कि मार्केट इज़ ओवर वैल्यूड, अनलेस जो वो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाएँ, सही है। अब होता क्या है, अब आप 2023 जून से उठा के देख लें, जब से ये जो है रिकवरी स्टार्ट हुई है, 50% की तकरीबन रैली आती है, फिर कोई भी अनसर्टेनिटी चल रही होती है, ग्लोबल भी हो सकती है, लोकल भी हो सकती है, तो 10% की करेक्शन आ जाती है। तो हमने शुरू में स्टार्ट किया था जब 80,000 के करीब गए, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अनसर्टेनिटी आ गई। उससे पहले जब हम 60 पे पहुंचे थे तो इलेक्शंस की अनसर्टेनिटी आ गई थी, तो वो थोड़ी सी करेक्शन आती है, फिर एक नई रैली बन जाती है। इसी तरीके से जब हम 80,000 से 120,000 गए तो फिर वॉर की अनसर्टेनिटी आ गई। तो कोई ना कोई ऐसे वजह बन जाती है जिसकी वजह से हल्की फुल्की करेक्शन आ जाती है, फिर नए इन्वेस्टर्स आ जाते हैं जो सोच रहे होते हैं अब बहुत ऊपर चली गई है, मैं निकल जाता हूँ प्रॉफिट लेकर। नए लोग आ जाते हैं जो कि स्टिल देख रहे होते हैं कि अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो इस बार भी अगर हम वॉर से देखें तो तकरीबन 40% जो है रैली बन गई है। अब इसको ना टाइम इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप कह रहे हैं 40 पे मैं बेच देता हूँ, थोड़ी सी नीचे मैं ख़रीद लूँगा, लेकिन लेट से आज कोई लेट से सेल करता है और ये 10% और बढ़ जाता है, और फिर जो 10% की छोटी सी करेक्शन आनी है, तो फिर एंड में तो आपने उधर ही बाई किया ना जिधर आज है। तो आपने करेक्शन टाइम करके भी इतना तो आपको फ़ायदा नहीं होता। हम लोग इसमें ऐसे करते हैं कि जब थोड़ा सा इससे लग रहा हो ना कि रैली बन गई है, अब शायद साइडवेज हो जाए, तो फिर कंपनी स्पेसिफिक डिसीजन लें आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता अगर इंडेक्स साइड पे जा रहा है, इतना नहीं बढ़ा 1-2 महीने में भी, तो कंपनी नहीं बढ़ेगी। जिस कंपनी में अच्छी डेवलपमेंट हो रही होती है वो फिर भी बढ़ती है। तो अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जो 75% 80% आपको लग रहा है कि 1 साल में प्रॉफिट दे सकती है, तो आपने उसको लॉक करना है। फिर आपने ये नहीं देखना इंडेक्स क्या है, साइडवेज, तो ये सब क्या। तो
हमें अगर कोई कंपनी मिले जिसमें नहीं इतना प्रॉफिट नज़र आ रहा होता, 20-30% का एक साल में नज़र आ रहा होता, फिर आप वेट कर लें, शायद थोड़ी बेहतर प्राइस आपको मिल जाए। लेकिन अगर अपसाइड अच्छी मिल रही हो किसी कंपनी में, फिर उसको पूरा लॉक करना होता है। तो अगले 3-4 साल के लिए कोई भी मैट्रिक आप उठा के देख लें, जब तक ये 4 चीज़ें अगर इंटैक्ट रहेंगी ना, तो 4 लाख के इंडेक्स तक तो कोई ओवर वैल्यूशन बनती ही नहीं है। और ये 10x बनता है ना, कि वो 40,000 से हमने स्टार्ट किया था, पाकिस्तान में 10x पहले भी हो चुका है, 7 साल के पीरियड में 2 दफ़ा वो भी। यानी कि पिछले 25 ईयर्स में एक दफ़ा 1999 से 2006 तक 10x हुआ था, और फिर अगेन 2009 से लेके 2016-17 तक। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है जो पहले कभी नहीं हुई। पाकिस्तान में ये हमेशा होता है, हम इतनी कम वैल्यूएशन पे चले जाते हैं, और फिर जब उसमें रिकवरी होती है और साथ साथ उस टाइम में 5-6 साल में बिजनेस भी अपना प्रॉफिट 2-3 गुना कर लेते हैं, वो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो आपको बड़ी आसानी से 10x पे लेके जाता है। सो फ्लड्स का इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहिए। जो 4 इंडिकेटर है ना, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट पे अगर तबाही थोड़ी ज़्यादा हुई ना, उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है। अब ऑब्वियसली लोग अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ फ्लड, तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितनी डैमेजेस हैं, लेकिन इससे अगर क्रॉप्स और दूसरी चीज़ों के डैमेज अगर लेट्स से $5-6 बिलियन के हो जाते हैं, जो वीट में डिस्ट्रक्शन होती है, जो कॉटन में होती है, और आपको उसी साल वो मंगानी भी है सारी चीज़ें जो है पूरी करने के लिए, तो उससे थोड़ा सा हो सकता है प्रेशर। लेकिन अगेन ऑयल मेजर कंपोनेंट होता है इंपोर्ट्स का, जब तक उसकी प्राइस ज़रा कम रहती है तो ये मैनेज कर लेते हैं। तो आप कह रहे हैं अगर हम बीट इंपोर्ट कर रहे हैं तो फर्टिलाइज़र का भी प्राइस नीचे जाएगी, जब क्रॉप्स ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइज़र कौन खरीदेगा? हाँ ये है। अब देख रहे हैं मैं कितना कोल्ड ब्लडेड इन्वेस्टर बन गया हूँ अब मैं। सारा सोशलिज्म कम्युनिज्म खत्म हो चुका है। लगता है किसी फर्टिलाइजर कंपनी में आपने कर लिया इन्वेस्ट। नहीं, मैं आपको ये जो कैपिटलिज्म मेरे अंदर जाग गया है ना, मैं आपको एक और कॉल दूँ। अभी जब आप बोल रहे हैं, मैं सोच ही रहा था इस बारे में कि अभी जो फ्लड की डिस्ट्रक्शन हुई है, तो इन लोगों को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? आप मुझसे पहले पहुंच गए हैं। सीमेंट। बिल्कुल। और पंजाब में ज़्यादा है। हाँ। तो पंजाब की जो सारी सीमेंट की कंपनियां हैं, उनका स्टॉक बढ़ने वाला है। हाँ ये अच्छा थीसिस है। अगर फ्लड को ऐसे सेक्टर वाइज देखें ना, तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। 2-3 महीने 1-2 महीने तक ना थोड़ी सेल कम हो जाती है, लेकिन रिकवर हो जाती है। अब 2022 का सबके पास प्रेसिडेंट है, और ना पाकिस्तान में जितना फर्टिलाइज़र बनता है ना, वो सारा इस्तेमाल हो ही जाता है ऑलरेडी। तो हो सकता है थोड़े महीने मुश्किल होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि यहाँ पे जो यूरिया है वो है भी बाहर से सस्ता, तो इनको प्राइस भी नहीं गिराने का कोई ऐसा प्रेशर होता है। कहते हैं बाहर से आप मंगाएंगे उससे 50 गुना महंगा है और 50% महंगा है, तो इससे बेहतर है आप हमारा ही ख़रीद लें। तो ये वाली कंपनीज़ भी रिकवर कर जाती हैं। सीमेंट कंपनीज़ में होता है एक कि रिकन्स्ट्रक्शन होगी तो फ़ायदा होगा। 22 में नहीं हुआ था। 22 में ऐसा क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ओवरऑल भी तो आपने देखना होता है ना, जब ओवरऑल आपके इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं और डीवैल्यूएशन हो रही है, तो फिर वो वाला फैक्टर जो है वो इन प्ले नहीं आया। तो इस दफ़ा जो है वो पॉजिटिव है। ऑलरेडी आपकी बड़ी कम हुई है सेल, आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, अब लोग आहिस्ता आहिस्ता घर बनाने शुरू करेंगे, नए प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे, और साथ फिर फ्लड की भी थोड़ी सी रिकन्स्ट्रक्शन आ जाएगी। तो हाँ ये अच्छी लग रही है पंजाब की सीमेंट कंपनीज। आप कह रहे हैं मेपल, अब तक आप बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट रहे हैं ऑफ मेपल इज स्टिल गुड बाय। हमने पिछली बार भी जब इसको डिस्कस किया था ना, ये थोड़ा उससे भी हमने एक और बात भी पिछली बार की थी कि जिस चीज़ से इन्वेस्टिंग में हैप्पीनेस मिलती है ना, वो ये होती है कि आप कोई ऐसी चीज़ जिसको बाकी लोग नहीं पिक कर रहे या अनपॉपुलर ओपिनियन है, और वो फिर एंड में जो है अच्छा रिटर्न लेकर आए, बाकी लोग भी कहें हाँ आप ठीक कह रहे थे। वो एक जर्नी थी मेपल लीफ की। उस टाइम पे भी पहले असल में ना इन पे जब 1 साल पहले लगी ना रॉयल्टी, तो ये थोड़ा स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया था कि इस पे रॉयल्टी लग गई, बाकियों पे नहीं लगी, तो इसके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें करने के बाद भी इसकी इतनी ज़्यादा अंडर वैल्यूएशन थी आज से तकरीबन साल के शुरू में, 2025 के शुरू में, कि डिस्पाइट ऑल द फैक्टर्स इसका स्टॉक जो ना ऑलमोस्ट अपनी वैल्यू से भी 1/3 पे चल रहा था। तो इस तरह की जब आप कोई कंपनी ढूंढ लेते हैं ना, फिर जो अंडर वैल्यूएशन होती है ना, वही सबसे बड़ा ट्रिगर होता है। अब इस टाइम में ना सीमेंट की डिमांड बढ़ी, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो क्योंकि अंडर वैल्यूड था, वो बढ़ता गया। और आप 2025 के सारे सीमेंट्स के स्टॉक्स भी उठा के देखेंगे ना, इसने सबसे ज़्यादा जो है ना प्रॉफिट दिया है, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड सबसे ज़्यादा था। हालांकि बाकी कंपनीज़ ने स्प्लिट्स अनाउंस कर दिए, स्प्लिट से ज़रा थोड़ा ना इन्वेस्टर सेंटिमेंट अच्छा हो जाता है, ज़रा रैली बन जाती है, लेकिन उस सब के बावजूद भी इसने सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिट दिया। इसी तरह की एक और एग्जांपल थी पिछले ऐसे 3-4 महीने की, अगेन ये थोड़ा सा और उसका था कि
अनपॉपुलर ओपिनियन था बट अच्छे रिजल्ट्स आए इसके। एक कंपनी थी गनी केमिकल्स, तो उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया साल के शुरू में। अब उनका थोड़ा सा रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं था। पहले उन्होंने ऐसे राइट्स इशू करके जो पूरी बेयर मार्केट थी ना उसमें काफ़ी ज़्यादा उनका शेयर नीचे आया। तो जब हमने सबको सजेस्ट भी किया तो अगेन बैकलैश आता है। आप तो यही सोचते हो कि पहले मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो अब मैं क्यों करूं, इसके जो है स्पॉन्सर्स ठीक नहीं है, इस तरह की बातें। लेकिन सारा लोगों को एक्सप्लेन किया क्यों मैं इसमें बड़ा बिलीफ मेरा और स्ट्रॉन्ग हुआ है पिछले 1 साल में कि सिर्फ आपने एक कंपनी फाइंड नहीं करनी होती, अगले बंदे की जितने भी माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसको कम्युनिकेट करके उससे सेटिस्फाई भी करना है, ताकि सिर्फ बताना नहीं है, एक्चुअल में उसको कन्विंस करना है कि आप वो फिर एक्शन लें। तो उस कंपनी के भी सारा फिर एक्सप्लेन किया। ये लोग ऑक्सीजन बनाते हैं, तो बिजली बहुत इस्तेमाल होती थी इसमें, और बिजली के आहिस्ता आहिस्ता रेट्स जो है पिछले 6 महीने में थोड़े कम हुए, तो इनके भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स बढ़े। तो वो भी जो है अब पिछले 6-7 महीने में तकरीबन डबल हुआ। तो उससे एक छोटी ऐसे सेटिस्फेक्शन सी आती है। अगेन आपने हेलियन भी बोला है ना, मैंने पैनाडोल खानी शुरू कर दी है, मैंने ख़रीद भी लिया है और मैं पैनाडोल के पत्ते भी खरीद रहा हूँ। हेलियन आपने अभी रिसेंटली एक उसमें बोला है ना, इज़ दैट, एम आई सेइंग दैट राइट? गुड, इट्स अ गुड कंपनी। आई वुडंट से वन ऑफ द टॉप वंस जो कि मैं आज कहूँगा। अगेन ये हम जितनी भी कंपनीज और मॉडल पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपना वो एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हैं। ये दोनों कंपनीज गनी केमिकल्स और मेपल लीफ जो है हमारे हैं मॉडल पोर्टफोलियो में, लेकिन किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि देखिए फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट हो जाए और आप उसको नहीं समझ पाएँ तो एक वो जो गैप आ सकता है कम्युनिकेशन का, उसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। हाँ, आप इसको एज एन आइडिया ज़रूर ले सकते हैं कि हाँ ये जैसे बायर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर ऐसे करते हैं कि जो मशहूर इन्वेस्टर होते हैं ना उनकी सबकी फाइलिंग आ जाती है महीने 3 महीने बाद, तो वो उधर से आइडिया ज़रूर पिक करते हैं कि इसने ये लिया हुआ है तो मुझे भी रिसर्च करनी चाहिए। तो आप उसको एज एन आइडिया ले के, हम लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ भी काफ़ी इस पर बनी हुई हैं, उसको देख के आप ज़रूर उसको देख सकते हैं कि मुझे भी इसमें करना चाहिए, जो मेरे गोल्स हैं या जिस तरह से मैं इन्वेस्ट करता हूँ उस पर उस तरीके से ये फिट बैठता है कि नहीं। बट ये 2 ऐसी स्टोरीज थी पिछले साल की जिसमें वो वाली थोड़ी सी फीलिंग आई कि अगेंस्ट द क्राउड जाके अच्छा रिजल्ट आया, और सबके लिए आया ना। ये नहीं हुआ कि एंड में किसी ने कहा नहीं नहीं आपने एक्सप्लेन सही नहीं किया था तो हमने नहीं लिया था इसलिए हमारा फ़ायदा नहीं हुआ। सब ने अच्छा इन्वेस्ट किया, रिजल्ट्स भी अच्छे आए। तो हेलियन का आप जैसे कह रहे थे, आई थिंक फार्मा सेक्टर में ये बेस्ट लग रही है अभी। बाकी जैसे 1 साल पहले जब डीरेगुलेशन हुई थी मेडिसिन की, थोड़ी सी सबने प्राइसेस बढ़ाई थी, फिर अब जाके वो टाइम आ गया कि अब सबको प्रेशर फील हो रहा है, सबकी सेल थोड़ी थोड़ी कम हो रही है क्योंकि प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दी थी। लेकिन इनके अच्छे अभी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, इनकी पैनाडोल की सेल भी अच्छी हो रही है। दूसरी जो इनकी CSE थी वो तो एक तरह से ब्रांड है ना अपनी कैटेगरी में, उसका कोई सब्सिट्यूट है भी नहीं। ये तो लेके आप भूल जाएं, पैनाडोल की सेल कब होगी पाकिस्तान में। हाँ, हम तो मिठाई की तरह पैनाडोल खाते हैं, इस मुल्क में पैनाडोल की सेल तो नहीं कम हो सकती। बिल्कुल, ये तो 100% करेक्ट है। सिर्फ ना कभी कभी इशू इधर आ जाता है, क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन गवर्नमेंट ने लेट से प्राइस कंट्रोल कर ली, या जो उसको बनाने की कॉस्ट है वो ऊपर चली गई, तो प्रॉफिट कम हो जाता है। क्वांटिटी तो बिल्कुल, बल्कि ये एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में, तो क्वांटिटी ने तो ऊपर ही जाना है। नया प्लांट भी लगा रहे हैं लोग। पहले इनकी कैपेसिटी होती थी 6 बिलियन टैबलेट्स पर ईयर, अब 9 पे जा रहे हैं। 9 बिलियन टैबलेट्स बनाते हैं ये। 6 बिलियन तो पाकिस्तान में कंज्यूम हो जाती है। 6 बिलियन हम टैबलेट्स खा रहे हैं। मतलब हर बंदा कितनी खाता है? 6 बिलियन सिर्फ पैनाडोल बना नहीं, ये तो नहीं। 6 बिलियन पैनाडोल पाकिस्तान में हर साल कंज्यूम होती है, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा और सारी। ओ भाई। So 5 and then almost 25 to 30 tablets per person per year, हर महीने की एक। वाह, महीने की 2, सॉरी। वाह, कितनी पैनाडोल खा रहे हैं हम लोग तो यार। अच्छा, इसमें आपकी मैंने वीडियो भी देखी सीमेंट के ऊपर। मैं तो, आपको पता है मैं तो एक बहुत ही सीजनड इन्वेस्टर हूँ, शहजाद एक्सेल रॉड कहते हैं मुझे सड़कों में। तो मेरे जैसे नहीं, नॉर्मल जो लोग हैं, आपकी जेन्युइनली आपने जब बात की, मैंने फिर आपकी मास्टर क्लास भी ली, उसके बाद मैंने इन्वेस्ट करना भी शुरू किया है। एक ही महीने में 20% प्रॉफिट भी किया। फिर मैं यूसुफ फारूक को भेजता रहा कि सीख मुझसे उसके बाद भी। पर मैं आपकी सीमेंट की वीडियो देखी, यू नो व्हेन यू एंटर यू थिंक यू हैव फिगर्ड इट आउट, पर फिर मैंने देखा यार जितनी चीज़ें उसमें आपने बताई हुई थी, ये मुश्किल ये होना। तो फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू रिसर्च, अब उसमें फॉर पीपल हु हैवंट सीन द वीडियो, आपने पहले बताया अच्छा सीमेंट मार्केट में क्या होगा, फिर आपने बताया अच्छा खैबर पख्तूनख्वा की जो हैं उधर जो है रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, लाहौर में अलग मिलता है। अच्छा जी, कराची में अगर आप मंगवा रहे हैं तो फिर वो इज़ डिफरेंट बिकॉज आप इंपोर्ट कर सकते हैं, लाहौर में फ्रीट कॉस्ट इतनी हो जाती हैं।
एंड देन आई वाज लाइक अच्छा इतना तो मैं नहीं सोच सकता. तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, यू नो, समटाइम्स दे सी वन इंडिकेटर एंड दे थिंक ये हो जाएगा, बट वो 4 चीज़ें और इग्नोर कर देते हैं. तो हाउ टू थिंक अबाउट दैट? इसमें ना आपको एक सोच डेवलप करनी होगी कि कोई भी चीज़ इन्वेस्टिंग की तरह, इन्वेस्टिंग और जर्नलिज्म में बड़ा सिमिलैरिटीज़ है. मतलब आपको फैक्ट्स गैदर करने होते हैं. तो कोई भी चीज़ आप सोचें ना, तो थिंक लाइक यू आर सॉल्विंग अ पजल. आपने जो माइंड में आपके फैक्टर आया है कि लेट्स से इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द पजल. उसके साथ 5-6 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं. ये भी होता है कि डॉलर की प्राइस क्या है, यानी कि गाड़ी बनाने की कॉस्ट क्या है, कंपनी किस प्राइस पे बेच रही है, पर गाड़ी प्रॉफिट कितना है, गाड़ियाँ उस कंपनी की ज़्यादा बिक रही हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट नीचे हो तो सारी कंपनीज की गाड़ी ऊपर जाए. एक जो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी पिछले 2 साल की, इंटरेस्ट रेट जब हाई भी थे, जब भी उनकी गाड़ियाँ जो है बिक रही थी, क्योंकि एक नई ब्रांड लेकर आए थे, लोगों को अच्छी लग रही थी. सो हमेशा ये सोचें कि कोई फैक्टर अगर आप सोच रहे हैं ना, इसको स्टेप वाइज थिंकिंग होता है, ये होगा तो फिर ये होगा तो फिर ये होगा. इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें साथ एक चीज़ होती है सिट्रस पेरेबस, अज्यूमिंग एवरीथिंग एल्स स्टेज कॉन्स्टेंट. तो वो असल में होता नहीं है. तो इसमें इस तरह की चीज़ जब भी है ना, तो सोचें दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द पजल, मुझे बाकी सारे पार्ट्स भी जो है वो देखने हैं, फिर मुझे एक ओवरऑल जो है ना देख के इन्वेस्ट करना है. इसमें एक चीज़ जो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाए ना, ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे वो सीमेंट वाली वीडियो में 3-4 चीज़ें थी, वो जिसको समझ आ जाए वो और उसको फ्यूचर में ट्रैक भी कर सकता है. तो वो पेपर पे लिख लें कि मैंने आई हैव बॉट दिस कंपनी बिकॉज 1 2 3 4 5. अब जब तक ये चीज़ें अगर सही हैं, और अगर लेट से उसका शेयर थोड़ा सा ऊपर चला भी जाता है या थोड़ा सा नीचे चला जाता है, बोथ फेस, और वो इंटैक्ट है, और आपको लगता है ये अच्छी कंपनी है, ये फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देगी, तो फिर आपने उसको सेल नहीं करना. सेल सिर्फ तब करना है कि वो जो 5 चीज़ें थी ना, उसमें से कोई एक चीज़ चेंज हो गई, और उसकी वजह से उस कंपनी की जो असल वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है. तो ये सबको करना चाहिए. आई गेस मिस्टेक्स विल टीच यू, बिकॉज फ्रॉम द आउटसाइड आई एम लाइक ये मैं शुरू में तो नहीं हो सकता, बट आप जिस तरह आप समझा रहे हैं, आई एम लाइक हाँ एक दफ़ा मैं कर लूँ, गलती हो जाए, दूसरी दफ़ा तो आपको फिर समझ में आ जाता है कि व्हाट ऑल टू लुक फॉर. तो शुरू में कर लें गलतियाँ. लेट्स से अभी BYD हपको ने ले लिया, इज दैट? तो अगर मैं बोलूँ अभी मेरा, आई गेस यू वर टॉकिंग अबाउट सासगार व्हेन यू सेड कि उनका स्टॉक, अब मैं बोलूँ सासगार बड़ा चला, हैवल बड़ा चला, हाइब्रिड चल रहा है, हपको ने ले लिया BYD भी चलेगी, मैं ख़रीद लूँ. अब आप मुझे बताएं कि मुझे, और ये मैं सिर्फ एक फैक्टर सोच रहा हूँ, बिल्कुल जैसे हमने डिस्कस किया. हाँ, बट स्टेप बाय स्टेप व्हाट अदर थिंग्स आई शुड बी माइंडफुल ऑफ. बिल्कुल, ये एक आ गया पजल. हाँ. कि भाई BYD की गाड़ी दुनिया में नंबर 1 है, पाकिस्तान में भी 2-3 लॉन्च हो गई हैं, प्राइस भी ठीक है. हाँ, चला के भी देख ली, बड़ी अच्छी, सड़कों में भी नज़र भी आ रही है, दूसरे लोग भी खरीद रहे हैं. तो ये एक पजल हो गया कि BYD पाकिस्तान में अच्छी उनका स्टार्ट हो गया, और आगे और सक्सेसफुल भी हो सकती है. बड़ा ज़बरदस्त पोर्टफोलियो उनका, हर तरह की गाड़ी है. तो आज 3 है तो ये 10 भी हो सकती हैं आज से 2-3 साल बाद. तो आपने सोचा कि एक बड़ी कंपनी जो है ना पाकिस्तान में, जैसे इंडस मोटर्स है, वो कोई तकरीबन 40,000-50,000 गाड़ियाँ बेचती है. आपने कहा कि कितनी बेच लेंगे ये लोग. आजकल इन्होंने तकरीबन 2,000 ऑलरेडी बेचे हैं 6 महीने में. तो आप सोचते हैं चलो 2 साल बाद और मॉडल्स भी आएंगे, मैं अज्यूम करता हूँ ये 15,000 गाड़ियाँ एक साल में बेचेंगे. ठीक है, फिर आप उससे देखेंगे कि एक गाड़ी पे प्रॉफिट तकरीबन कितना होता है. ये अकाउंट से भी पता चल जाता है. आप देखते हैं टोटल गाड़ियाँ कितनी बिकी उस टाइम पे और प्रॉफिट कितना आया. दूसरा, आप रफ अज्यूम भी कर सकते हैं कि अगर चाइनीज़ गाड़ी, यानी कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है ना, तो प्रॉफिट तकरीबन 15% ऑफ प्राइस होगा. और अगर जैपनीज़ होगी ना तो उससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इनकी जो चाइनीज़ किट्स है ना जिससे गाड़ियाँ बनती हैं वो सस्ती हैं, और ये कंपेटिटिव प्राइस दे के भी ज़्यादा प्रॉफिट बना लेते हैं. तो आपने देखा कि भाई अगर 15,000 गाड़ियाँ बिकेंगी और एक गाड़ी पे लेट से 15 लाख प्रॉफिट होगा, तो आपने देखा कि एक साल का कितना प्रॉफिट हो जाएगा. फिर आप उस पर एक P रेशो अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कि इसकी ये वैल्यू बन गई. अगर तो ये सिर्फ हपको का लेट से BYD का सिर्फ शेयर होता, तो आप देखते आज कितने बिक रहा है, और जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो हो गया तो उसके हिसाब से कितना होगा. और अगर इसमें बहुत ज़्यादा गैप हो, आपने बाय कर लेना है. लेकिन हपको के केस में एक और स्टेप आ जाता है. वो स्टेप है कि ये सिर्फ एक बिज़नेस है हपको का, उसके अलावा हपको के पावर प्लांट नहीं है, उसके अलावा आपको के माइनिंग बिजनेस भी हैं, और सारे सॉलिड है ना. तो सबको जो है ना आपको प्लस करना है. नेगेटिव पार्ट इसमें ये है कि जो दूसरे बिजनेसेस है ना वो इतने बड़े हैं, मतलब उनकी वैल्यू तकरीबन $1 बिलियन होगी, जो एक्सक्लूडिंग BYD बिजनेसेस है ना. तो अगर इसमें BYD आती है एंड दे ओन 50% ऑफ दैट कंपनी, तो जो भी प्रॉफिट आएगा उससे उसे हाफ मिलेगा आपको. तो अगर वो $1 बिलियन की भी कंपनी बन जाती है लेट्स से BYD, तो इस कंपनी में तो $500 मिलियन ऐड हुए ना.
और वो ऑलरेडी 1 पे खड़ी है, तो आपको इतना शायद फर्क ना पड़ा। बिकॉज BYD इज़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ हब। बट ये है कि आपने हर चीज़ को एक वैल्यू पे लाना होता है, जो उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स चल रहे होते हैं ना, उसको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में लेकर आके फिर देखना होता है कि कितना प्रॉफिट, अगर मैं आज की प्राइस पे इसको लॉक कर लूँ तो मुझे कितना मिलेगा, और फिर उसको ट्रैक भी करना होता है। अज्यूमिंग BYD का एक अलग स्टॉक होता, आप जो कह रहे हैं कि उनका प्रॉफिट कैलकुलेट करो फिर देखो कि यार आज कितने का है, कर ले आप। व्हाट इज दिस? गला बैठ जाता है थोड़े टाइम अरे अगर ज़्यादा कुछ आप जो शानदार चाहिए, नहीं ग्रीन टी चाहिए, कुछ आपको बताएं? नहीं, इन सब चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, यही चलता है। बनवा दे। हाँ, सो अगर लेट्स से BYD का आज स्टॉक 100 रुपये का है, मैं उसकी ये सारी कैलकुलेशंस करता हूँ, बोलता हूँ आज प्रॉफिट ये बना रहा है X, ये 2 साल बाद जो है ना 4X बना रहा होगा, तो इज़ इट 1 to 1 के शेयर प्राइस भी फिर 4X ही जाएगी? अगर वो आज अपनी प्राइस के हिसाब से ठीक है ना, तो फिर 4X जाएगी, क्योंकि लोग भी तो, ये अब से सारी बातें आपको पता है, बाकी लोगों को भी पता होगी, उनको भी पता होगा कि 2 साल बाद प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो कभी कभी वो इन बिल्ड भी हो जाता है प्राइस में। यानी कि अगर उसका शेयर आज 100 का है ना, हम अज्यूम करते हैं कि ये कंपनी ओवर वैल्यू करता है, 10 P रेशो पे चलती है, लेट से कि अगर वो 10 रुपये कमाएगी ना 1 साल में, तो उसका शेयर होगा 100 रुपये का, ठीक है। तो अगर आज वो 100 का है और वो 10 ही कमा रही है, तो फिर ये होगा 4X। लेकिन अगर लेट से आज वो 5 कमा रही है और ऑलरेडी लोग उसको 100 पे ले गए हैं, जिसका मतलब है लोगों ने जो फ्यूचर इंक्रीज इन प्रॉफिट है ना उसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपके जो प्रॉफिट है वो तो 5 से 20 हो जाएंगे, लेकिन जो शेयर है वो 100 से 200 ही होगा, क्योंकि वो न्यू प्रॉफिट के हिसाब से 10 P रेशो हो गया। उस टाइम भी तो लोग फैक्टर इन करेंगे ना। हाँ, अगर और मजीद ग्रोथ हो रही होगी तो फिर और भी हो सकता है। ये कैसे मुझे पता चलेगा, कैलकुलेट में कैसे करूँगा कि अभी ओवर वैल्यू हुआ है या अंडर वैल्यू हुआ है? P रेशो से। हाँ, P रेशो एक रीज़नेबल तरीका होता है, स्पेशली अगर कोई ऐसी कंपनी के अंदर मसला ना हो जिसकी वजह से प्रॉफिट ठीक नहीं नज़र आ रहा हो। अब ये थोड़ी अकाउंटिंग टर्म्स हो जाती है, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में जो भी हो रहा होगा ना वो अकाउंट्स में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। हमें फ़ायदा है इस पॉडकास्ट का कि आप एक एक्सपर्ट हैं और मैं बिल्कुल ही जाहिल हूँ, तो आई एम अज्यूमिंग नहीं, हमें 1 मंथ में 20% भी तो कमाया। वो तो मैं लोगों को हम्बल हो रहा हूँ ना, सीक्रेटली तो मैं बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर हूँ, तो आई एम लाइक, बट जनरली मुझे स्टॉक वॉक फाइनेंस नहीं समझ में आता, तो आई एम अज्यूमिंग कि अगर जो बातें आप कर रहे हैं मुझे समझ में आ गई तो लोगों को भी समझ में आ जाएंगी, तो आप खुलकर टेक्निकल बातें करें, जब मुझे नहीं समझ में आएगी मैं पूछ लूँगा। सो अगेन कंपनी की जो ग्रोथ हो रही होगी ना प्रॉफिट की, अगर तो उसके हिसाब से ऑलरेडी प्राइस नहीं बढ़ी हुई तो फिर बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो एंड में हर जो भी फ्यूचर का प्रॉफिट हो ना उसको दिखा करें कि उसके हिसाब से शेयर कितने का होगा। ये मत देखें कि प्रॉफिट डबल हो रहा है तो शेयर भी डबल होगा, ज़रूरी नहीं होता। अगर तो आज ऑलरेडी प्राइस डबल हुई है तो फिर वो शेयर नहीं बढ़ेगा। सो इस चीज़ को देखना होता है। अगेन वही पजल वाली चीज़ है, आपने जो 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, जिसके अंदर फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर प्रॉफिट, अब बहुत ज़रूरी नहीं होता कि ग्रोथ से ही प्रॉफिट आएगा, कभी कभी उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब ये हेलियॉन के केस में यही हुआ था 22-23 में। अब ऑयल थोड़ा सा महंगा था और इनके जो सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं ना मेडिसिन के ज़्यादातर ऑयल लिंक्ड होते हैं, तो रॉ मटेरियल भी महंगा था, उधर से गवर्नमेंट ने प्राइस को जो है नीचे किया हुआ था और साथ साथ डॉलर भी ऊपर जाते जा रहा था। तो बीच में तो बल्कि इन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी थी, कहते अब तो हम बनाते हैं तो हमें नुकसान होता है। सो कॉस्ट भी नीचे आ गई, उनकी भी प्राइस भी थोड़ी सी बढ़ गई और साथ साथ जो है डॉलर भी थोड़ा सा नीचे आ गया। तो तीनों फैक्टर्स ने मिला के उसके, हालांकि पहले भी मेरे ख्याल से 6 बिलियन ही खाते थे साल की, अब भी 6 खाते हैं, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। स्टॉक्स में ये मसला है कि मैं थोड़ा, मेरा ना ईमान स्प्लिट हो जाता है, वेयर आई एम लाइक यार आई डोंट वांट माय कंट्री टू ईट 6 बिलियन पैनाडोल, पर अगर ये 6 से 10 कर लेंगे तो मेरा एलियन का स्टॉक तो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। बट यार खुदा का खौफ करो यार, क्यों 6 बिलियन पैनाडोल खा रहे हो प्लीज़। अभी जो टारगेटेड यूज़ भी होता है ना वो भी पाकिस्तान में गलत होता है ना। अब जैसे बायर बड़ी स्पेशल किस्म की भी हैं, जैसे माइग्रेन वाली पैनाडोल, तो इधर वो उसकी जगह शायद 3 खाते होंगे क्योंकि वो उसको हिट नहीं करता। तो अब ये लेकर आ रहे हैं स्पेशल जो होते हैं केसेस के लिए, नाइट एक लेकर आ रहे हैं इस तरह की, तो उससे फिर थोड़ी सी कंजम्पशन आई थिंक कम हो जाएगी। जनरली जो भी आप दवाई खाते हैं उसका कोई ना कोई तो साइड इफ़ेक्ट होता ही है, तो अगर जाहिर बात है आप कह रहे हैं महीने की 2 दवाएं बच्चों को इंक्लूड करके, विच मीन्स के लॉट ऑफ पीपल प्रॉब्ली डोंट हैव इट। जो हमारे गरीब लोग हैं वो तो शायद नहीं इतनी पैनाडोल खा रहे होंगे, तो मिडिल क्लास में जो लोग खा रहे हैं वो फिर बहुत खा रहे हैं, तो गॉड नोस। अच्छा सर, इससे पहले कि अली आफ्ताब सईद हमें गालियाँ देना शुरू हो जाएं,
लास्ट टाइम बड़े लोगों ने शिकायत की कि मेरे घटिया जोक्स जो हैं ना वो बीच में आ जाते हैं, आपका मॉडल पोर्टफोलियो पूरा नहीं होता। आज मैंने जोक्स रोक लिए। आपने भी जब कहा कि चाइनीज़ कंपनी होती हैं, जापानीज़ कंपनीज होती हैं, दिल तो चाह रहा था मैं बोलूँ जापानीज़ कंपनी थोड़ी ब्लर होती है, लेकिन फिर मैंने रोक लिया अपने आप को। आप मॉडल पोर्टफोलियो बताएं। अगेन नो फाइनेंशियल एडवाइस, मैं बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करूंगा, मुझे प्लीज़ मॉडल वाली आफ्ताब ये आपके लिए क्या है करंटली, अभी क्या है सितंबर 2020 15 सितंबर 2025 क्या है मॉडल पोर्टफोलियो? ऑलरेडी जो जैसे हमने पहले डिस्क्लेमर के साथ बताया, तो जो दो अच्छी कंपनीज थी दोनों, मेपल लीफ और गनी केमिकल्स, ये अभी भी जो है दोनों डिस्पाइट काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट अभी भी हमने इसके सारे शेयर्स जो है ना होल्ड किए हैं। स्टिल थिंक इसमें अच्छा पोटेंशियल है दोनों में। इसके अलावा फिर जो कंपनीज़ हैं उसमें एक हेलियन भी है, और अच्छा इन सारी कंपनीज पे हमने डिटेल वीडियोस भी बनाई हुई हैं। गनी केमिकल्स पे नहीं बनाई हुई, बट जो भी जैसे मिज़ान बैंक हो गई मॉडल पोर्टफोलियो में, या कोई और बैंक हो गया, तो थंबनेल बड़े अच्छे हो गए वैसे आपके, मैं देख रहा हूँ आपने फुल फोकस किया है, वो नंबर 1 बैंक मिज़ान। तो ये है कंपनीज। एक और है, अगेन मैं वो उसी वाली कंपनीज पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जिसमें आप थोड़ा सा वो होते हो ना कि अगेंस्ट द क्राउड जाके और अच्छा रिजल्ट लाना। सो उस तरह की एक कंपनी, वो भी ऑटो सेक्टर से ही है। उसकी जो गाड़ी है ना वो भी थोड़ी थोड़ी सड़कों पर नजर आने लग गई है, जैक T9। हाँ, ये गंधारा ऑटोमोबाइल्स है कंपनी। अगेन नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, और अगेन हमने जैसे बात की कि जिस तरीके से नई गाड़ियाँ आती हैं, तो कभी भी कोई नई गाड़ी आके पुरानी गाड़ी को थोड़ा सा जो है वो आउट ऑफ फेवर भी कर देती है। बट इस कंपनी ने बड़ी अच्छी, इनकी प्राइस भी बड़ी अच्छी है, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, डिलीवरीज भी उनकी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सो समझें एक कंपनी जो पहले थोड़े से ट्रक्स बेचती होती थी, X200 इनका एक ट्रक है, कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल होता है। अब उन्होंने आके एक गाड़ी लॉन्च कर दी है जिसमें से तकरीबन शोरूम पे लोग सब बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने में 3000 डिलीवर भी हो चुकी हैं। तो 3000 गाड़ियाँ जब बिकती हैं तो ठीक ठाक कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो ये एक कंपनी है, लेट्स सी। थोड़ी सी गवर्नमेंट साइड से भी ऑटो इम्पोर्ट की पॉलिसी चेंज हो रही है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, बट इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ है। बट आपने अगेन ऑटो सेक्टर में जो क्रक्स है ना इन्वेस्टिंग का, वो है नंबर 1 कार फ्रेमवर्क है कि इस बिज़नेस की ना बैक एंड इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी है कि अगर आप गाड़ी अच्छी ले आए ना, और वो तो आती है बाहर से जिसके साथ आपने पार्टनरशिप किया, आपने खुद तो करना नहीं है उसमें कुछ इतना ज़्यादा, तो आपको लोग एडवांस में पैसे भी दे देते हैं। ज़्यादातर बिज़नेस तो इसी वजह से ग्रो नहीं कर पाते ना कि अगर सेल ज़्यादा करनी है तो मुझे वर्किंग कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा, लोगों को एडवांस देना है और पहले मुझे वो चीज़ बनानी होगी। लेकिन गाड़ियों में आपको पैसे एडवांस में मिल जाते हैं, तो आपने जितनी भी ग्रोथ करनी है सारा जो वर्किंग कैपिटल है वो कस्टमर देगा, ऐसा सच बॉटल नेक नहीं बनती। तो इस इंडस्ट्री में अगर आपकी गाड़ी नंबर 1 हो जाए ना तो बहुत अच्छे प्रॉफिट बन जाते हैं, और कैश साइकिल सारा भी बहुत अच्छा है। तो इनकी गाड़ी अभी अगर आप जैसे कंपेयर करें ना दूसरे ऑप्शन से, तो 20 लाख अभी भी जो है जो फर्स्ट कंपेटिटर इन लाइन आता है ना उससे सस्ती है। तो जैसे जैसे इसकी थोड़े से रोडों पे ज़्यादा होगी, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, पार्ट्स मिलने अच्छे हो जाएंगे, तो उससे और भी फिर जो है सेल हो सकती है। सो ये एक कंपनी है टू लुक आउट फॉर। लेट्स सी अगली दफ़ा जब करेंगे तो पता चलेगा कि इस बार जो है अनपॉपुलर ओपिनियन का रिजल्ट क्या बना। सो आई थिंक ये 3-4 कंपनीज मिला के मेजर पोर्शन ऑफ द मॉडल पोर्टफोलियो सर हो गया विदाउट डिस्टर्बेंस। गंधारा, गनी केमिकल, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, हेलियन, और क्या था? मेपल तो हमारा रेगुलर है ना। ये 4 है। हाँ, ये मेजर पोर्शन ऑफ द मॉडल पोर्टफोलियो। अगेन इसको एज एन आइडिया लें, इन सारी कंपनीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इस सेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। इससे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस जो ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद हैं उसको भी देखें, सारा समझें। हाँ, मिज़ान ऑल्सो एज वेल, वो भी अच्छी ग्रोथ कंपनी है, तो उसका पूरा बिजनेस समझें। अगर सारी चीज़ें समझ आती हैं, अगेन वो जो 5 चीज़ें ना लिख लें अपने पास पेपर पे, अगर वो आपको ठीक लगता है फ्यूचर में भी ऐसी ही रहेंगी तो आप बिल्कुल जो है इसके थ्रू जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये तो चले इंडिविजुअल कंपनीज है ना, असल मकसद स्टॉक मार्केट का है कि आप इसमें ना पैसिवली इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। 99% लोगों ने ये करना है। ये तो सिर्फ बाकी जो 1% लोग होते हैं जिनको शौक होता है इन्वेस्टिंग का, वो करते हैं, अच्छी कंपनीज ढूंढते हैं। लेकिन 99% ऑफ द लोग, अभी हमने एक 2-3 दिन पहले ना TEDx की टॉक भी दी, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करना है। और पाकिस्तान में मैं जब सर्च करा था आज तक किसी ने दी नहीं। मतलब देखें पाकिस्तान में इतनी महंगाई है और कितना बड़ा इशू है, लोग रिटायर होते हैं तो पीछे कुछ सेव भी नहीं कर पाते।
तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना सबसे ज़रूरी है। हम चाहते नहीं है ना लोग अचीव करें, हम चाहते हैं लोग इंस्लेव्ड रहें। और इतना मुश्किल भी नहीं होता, मतलब आप अगर इसको सोचें ना, मतलब वैसे इसको डिफाइन तो इस तरह करेंगे कि आपकी समझे जितनी सैलरी आती है ना महीने की, आप ओवर टाइम कंपाउंडिंग से और इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो या सेविंग्स इतनी बना लें कि मंथली इनकम जो है वो सैलरी से ज़्यादा हो जाए। तो अभी हमने इसमें एक्सप्लेन भी किया पूरा कि आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, सारे जो ऑप्शन होते हैं आपके पास, लोकल ऑप्शंस भी देख लें, इंटरनेशनल ऑप्शंस भी देख लें। एक ये भी बड़ा होता है कि पाकिस्तान में जो है ना डिवैल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, तो डॉलर में तो रिटर्न अच्छा नहीं बनता, इससे बेहतर है मैं बाहर इन्वेस्ट कर लूँ, जिन लोगों के पास ऑप्शन है लेट से ओवरसीज़ हैं। लेकिन अभी हमने इस टॉक के अंदर ना एक वीडियो भी पूरी चलाई कि 1999 से लेकर आज तक डॉलर में कितने रिटर्न आए हैं, इंडिया से कंपैरिजन कर लें, अमेरिका से कर लें, और इसी तरीके से जो लोकल ऑप्शन हैं, गोल्ड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गई, सेविंग सर्टिफिकेट हो गई, किसने जो है आपको सबसे अच्छी कंपाउंडिंग करके दी और किसने जो है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के ज़्यादा करीब पहुंचाया। एक दफ़ा जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं फिर ज़िंदगी जो है बड़ी डिफरेंट हो जाती है। एक इंडियन पॉडकास्टर राज शवानी जो है ना, वो कहते हैं 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जिन्होंने थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया होता है या अच्छी मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके पास होती हैं, और दूसरे होते हैं उनके पास नहीं होती। तो कहते हैं जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ठीक होती है ना, एक मिनिमम बेयर लेवल की, उनके बड़े मसले होते हैं। उनको जो है हेल्थ के बारे में भी सोच रहे होते हैं अपनी, उनको नींद सही नहीं आ रही, उसके और भी ट्रैवलिंग में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन कहते जिस बंदे ने अभी वो बेयर मिनिमम इनकम नहीं अचीव की होती ना, उसका एक ही मसला होता है, पैसा कमाना। जब तक आप एक वो बेयर मिनिमम फाइनेंशियल रिसोर्सेज अचीव नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा इशू जो है ना आपका यही रहेगा। तो स्टॉक मार्केट को यूज़ करना है असल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। और मैं बल्कि आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, ये दोनों वीडियोस जो है ना, जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि किस एसेट क्लास ने कितना रिटर्न दिया, ये इसमें अगर हम कोशिश करेंगे ऐड भी करें ताकि सब लोग देखें कि डिस्पाइट ऑल द टर्मोइल और ये सारी चीज़ें अभी भी ये नंबर 1 ऑप्शन है सबके लिए, अगर आपने अपनी रिटायरमेंट के लिए जो है सेविंग करनी है। इसको ये मुझे लग रहा था मैं तो गरीब हूँ, पर अब आपकी बात सुनकर थोड़ा मैं खुश हो गया कि इतनी मैटर। खैर वो जनरली पैसा नहीं भी होता तो मैं कभी टेंशन नहीं लेता कि यार पैसा नहीं है। तो मेरे यही मसले हैं, हेल्थ के मसले हैं, ट्रैवल में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, तो यानी फाइनेंशियल फ्रीडम है मेरी ज़िंदगी में, हो चुका है इसमें। सर लोगों के बहुत सारे सवाल थे, बट बिफोर वी कम टू दैट, सिंस हम ये फिलोसफी डिस्कस कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आपसे पहले मुझे सुनील भाई मिल गए, तो मैं सुनील भाई को फॉलो कर लिया, तो उन्होंने बोला हैवल ले लो, तो मैंने हैवल ले ली। फिर मैंने अभी रिसेंटली एक ग्राफिक देखा, आई डोंट नो अगर आपकी नज़र से गुजरा है, कि जितने की हैवल 86 है उतने का अगर आप साजगार का स्टॉक ले लेते तो वो स्टॉक जो है आज 3x हो चुका होता, या डिपेंडिंग ऑन एक्चुअली व्हाट टाइम यू बॉट इट, उससे भी ज़्यादा हो सकता था, और वो हैवल उतने की है। तो गलती हाँ ये देखें। और चले ये तो एक स्मॉल टाइम की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी होगी ना, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद ही कोई कंपनी हो जिसने 20x किया हो 2-3 सालों में। तो साजगार एक आउटलायर था, और बैक एंड की क्योंकि इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी है ना ऑटो सेक्टर की, तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी वो पॉसिबल हो गई। वरना अगर लेट से कोई सीमेंट की कंपनी है वो कभी भी 20x नहीं हो सकती, क्योंकि 20x होने के लिए एटलीस्ट अपने क्वांटिटी को भी तो 2-3 टाइम्स करना होगा ना, बाकी दूसरी चीज़ों से भी हो सकता है। तो 2-3 प्लांट सीमेंट के लगाने हो आपने, तो वो तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। लेकिन ऑटो सेक्टर में सारी जो एडवांसेज हैं आपको कस्टमर से मिलते हैं। अब इसी चीज़ को आप 2-3 साल के बजाय लंबे अरसे पे देखें, कोई भी चीज़ अगर लेट से 10 साल पहले आपने मिज़ान बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा लिया होता, सही है, 1 लाख रुपए रख लिया होता, तो वो अभी 2-2.5 लाख हो जाता सेविंग अकाउंट पे जो रिटर्न दे रहे हैं उसके हिसाब से। लेकिन वही अगर आपने 10 साल पहले स्टॉक ले लिया होता तो वो 1 लाख जो है वो कोई मेरे ख्याल से 12-13-15 लाख हो जाता। तो हमेशा देखें ना, एक रिटर्न आपको जो है वो मिल रहा है, कस्टमर का रिटर्न एक होता है, इन्वेस्टर का रिटर्न, ओनर का रिटर्न, वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो बल्कि एक वो फेमस इन्वेस्टर पीटर लिंच है ना, वो ये बड़ा करते होते थे कि जिस कंपनी में देखते होते थे ना लोग कस्टमर खुश हैं, तो उसको फिर और रिसर्च करके, मतलब वो कहते थे पजल का एक पार्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि लोग इसको पसंद करते हैं, सेल होती रहेगी फ्यूचर में भी, फिर वो बाकी सारी चीज़ें भी चेक करते होते थे। बड़े उनको इस तरीके से अच्छे आइडियाज़ आते थे। रिटेल ब्रांड्स जो ज़्यादा चल रही होती थी शॉपिंग मॉल में, उसके थ्रू वो इन्वेस्ट करते होते थे कंपनीज में। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट है ना ये असल में। इम्तियाज स्टॉक है, इम्तियाज नहीं है यार। ये भी तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जब बेशतर ब्रांड्स हैं दे आर नॉट पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज, राइट? सो हाँ, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज असल में देखें जिस सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी कम है ना, वहाँ पे लिस्टिंग नहीं है।
गाड़ियों में देखें डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी गाड़ी की या बाइक की ऐसी कंपनी नहीं होगी जो है अंडर द बुक्स गाड़ी सेल कर दे, एंड में नंबर प्लेट भी तो लगनी है ना उस पर। तो इसी तरीके से फर्टिलाइज़र की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अब वो ऑन द बुक सारे काम है, बैंक्स भी इसी तरीके से है, रिटेल चेन और एग्रीकल्चर पाकिस्तान में जैसे वैसे ही मशहूर है कि ये अनडॉक्यूमेंटेड है, तो इस वजह से इनकी कंपनीज़ नहीं है। जब डॉक्यूमेंटेशन सही होगी तो ये भी आ जाएंगे, तो ये चैलेंज है। ये मेंशन किया है अभी ऑलरेडी। मुझे किसी ने बोला होंडा एटलस के मज़े हैं अभी फ्यूचर में, सच बात है? नहीं, मैं इससे डिसएग्री करूँगा। अच्छा। क्योंकि ना जिस प्राइस में चाइनीज़ गाड़ीज आ रही है ना, मुझे तो लगता है कि चाइनीज़ बाइक भी आएंगी। अच्छा, आप बाइक वाली कंपनी की बात कर रहे हैं? अच्छा, होंडा एटलस। अच्छा, दो हैं, होंडा कार भी है और होंडा एटलस भी। मैं तो बाइक वाली की बात कर रहा हूँ। देखिए कोई अब जो है गवर्नमेंट भी पुश कर रही है कि आप ईवी बाइक्स पे जाएं। सही है, right. वो भी अब 3 लाख 3.5 लाख की अगर बाइक होती है तो उसमें 70-80,000 मेरे ख्याल से पंजाब गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही है। फिर उसकी रनिंग कॉस्ट इतनी कम है। वैसे आप बाइक पे 1 किलोमीटर करते हैं तो मेरे ख्याल से 5-7 रुपये का पड़ता है सारी चीज़ें डाल के। तो इलेक्ट्रिक बाइक में आप ग्रिड से भी चार्ज करें तो भी वो तकरीबन 1-1.5 रुपये का पड़ता है। तो वो तो जो है 1 साल में ही पूरे पैसे हो जाते हैं, बल्कि शायद 6 महीने में ही हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स भी फेवर करती है ईवी बाइक्स को, गवर्नमेंट भी फेवर कर रही है। अब अगर होंडा वाले नहीं लेकर आए कोई ऐसी ईवी बाइक जो कि इस रेंज में हो, 3-3.5 लाख इन्होंने लॉन्च की है, लेकिन वो महंगी बहुत है, 5-6 लाख की रेंज में। तो जैसे गाड़ियों में अगर हुआ है कि चाइनीज़ सस्ता प्रोडक्ट ले आए और सारी उसकी क्वालिटी वगैरह ठीक थी, तो चेंज भी हो सकता ही है। वैसे तो अभी तो मतलब जितनी भी पाकिस्तान में बाइक्स बिकती हैं उसमें से आई थिंक 60% होंडा की होती हैं। बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो होंडा ही लेता। हाँ, और बल्कि 1-2 साल पहले इनकी कंपनी से एक दफ़ा बात हुई तो वो बता रहे थे कि पूरी दुनिया में जो एक बाइक बनती है ना, सबसे सस्ती पाकिस्तान में बनती है। और जैसे एक्सपोर्ट भी इन्होंने स्टार्ट की है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट मिलियन से भी ज़्यादा एक साल में ये कंपनी बाइक्स बेचती है। आप जब आई नो सेगवे साइड पे चले गए, पर आप जो कहते हैं मैं इन्वेस्टर भी हूँ उस कंपनी में, तो फिर आप मैं आप पे क्यों भरोसा करूँ? आपके तो स्टेक्स हैं, आई बिलीव आप हेलियन में इन्वेस्टर भी है ना। अब बिल्कुल ये तो आपका फ़ायदा है कि उसका स्टॉक प्राइस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, बट देखें ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर पिछले बार हमने जैसे बात की थी, आप अगर चाहें एक शेयर को बढ़ाना, कितना बढ़ा लें? कितने ज़्यादा लोग होते हैं मार्केट में। बल्कि मुझे अभी याद आ रहा है कि जब हम लोगों ने अच्छी खासी फॉलोइंग है वैसे आप, लेकिन फिर भी वो देखिए ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की रोज़ की ट्रेडिंग हो रही होती है, आप कितना को मैनिपुलेट कर लेंगे। मुझे उससे वो याद आया जब हम लोगों ने जुलाई 2024 में एडवाइजरी स्टार्ट की ना, तो पहली कॉल में हमने 2 कंपनीज सबको रेकमेंड की, एक थी FFC और एक ये एटलस होंडा बाइक्स ही थी। तो ये थोड़ा लिक्विड है, मतलब इसमें इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती। तो सब ने कहा कि ये तो इसकी तो इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, तो हम लोग सारे, और इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, जब वैसे 30-40 लोग ही थे, तो हम लोग सब खरीदेंगे तो ये तो बढ़ जाएगा, तो अच्छी बात है बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने उस वक्त सबको समझाया और रिकॉर्डेड भी पढ़ा भी हुआ है कि जिस दिन आप सोचने लग गए ना कि मेरे इन्फ्लुएंस की वजह से जो है चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, वो आपका एंड है। आपकी जो नॉलेज है, एनालिसिस है ना, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग, और उसकी वजह से फिर जो चीज़ें होती हैं ना, वो फिर सस्टेनेबल भी होती हैं। तो जो ट्रेडिंग की आप बात कर रहे हैं, कहीं मैंने सुना था आपने कहा कि 10 अरब होता था, अब 40 अरब होता है। ये तो बिलीवेबल नंबर्स नहीं लग, 40 अरब ट्रेड होता है रोज़, जैसे ट्रेडिंग होती है ना, जो उसकी जो वैल्यू। हाँ, 40 अरब रोज़, अब हो गया 40 अरब रोज़ 40 अरब ट्रेड होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज भी था ना, अब जैसे ये OGDC, PPL है, इनमें तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। और ये हम कम है, मेरे ख्याल से अमेरिका में एवरेज होती है 1% या 0.75% ऑफ जो भी उनका मार्केट कैप है ना, वो रोज़ की ट्रेडिंग होती है। और हम लोग हैं तकरीबन, ये $150 मिलियन बन गए ना तकरीबन, और हमारा मार्केट कैप $65 बिलियन है। तो हम तो अभी 0.2 पे हैं तकरीबन, 0.2-0.25। सो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम 1/3 हैं कि जो उधर का साइज़ है और जो रोज़ की वॉल्यूम होती है। बट रिसेंटली तो एक अपटिक आया है इन स्टॉक इन्वेस्टर्स। ज़्यादातर लोग अब लोग नहीं, हम लोगों का तो विज़न है कि 1 मिलियन इन्वेस्टर्स तक पहुंचना है 2030 तक। वही इतने अच्छे रिटर्न्स हैं और सारी चीज़ें अगर आपको समझ आ जाएं तो क्यों नहीं बंदा इसमें इन्वेस्ट करे। तो आप पूरा रिकॉर्ड भी देख लें, सब कुछ देख लें, इतने अच्छे रिटर्न्स हैं, फिर भी लोग जो है सही से गाइड नहीं करते, थोड़ा मुश्किल बना देते हैं। अब 2-3 चीज़ें अच्छी हुई हैं वैसे पिछले 2-3 सालों में। एक तो आसान अकाउंट जो है ना, वो गवर्नमेंट ने शुरू करवा दिया था 2022 में, इससे भी बड़ा जो है ट्रैक्शन मिलेगी।
क्योंकि 10 लाख तक आपने इन्वेस्ट करना है तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे वो। और दूसरा RDI अकाउंट शुरू करा दिया, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, तो आपको पाकिस्तान भी आने की ज़रूरत नहीं है, आप उधर से ही बैठ के आपका अकाउंट खुल जाता है, आराम से शेयर्स खरीद सकते हैं। और कस्टडी भी जो आपकी होती है ना वो CDC के पास होती है, ब्रोकर के पास भी नहीं होती। तो ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट भी बीच में से जो है काफ़ी कम करती है। सो आई थिंक ये दोनों चीज़ें जो हुई हैं, और उसके साथ साथ जो बुल मार्केट फ्रेमवर्क चल रहा है, मेरे हिसाब से तो 1 मिलियन इन्वेस्टर्स तो होने चाहिए तो 3-4 सालों में। तो ये हम जब पीछे देखते हैं, ठीक है, इट स्टार्टेड, इट वाज न्यू, 150x हो गया, आगे तो नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा भाई? देखे ना, अब अगर 150,000 इंटू 150, वो असल में नहीं सकता जब वो नंबर्स बड़े हो जाते हैं ना, हाँ, तो 1 मिलियन के इंडेक्स को फिर से 1000 कर देंगे। ये नंबर ही है ना सिर्फ, और तो कुछ भी नहीं है ना भाई। अगर आप देखें ना एवरेज कि पाकिस्तान में हर साल जो एवरेज बिजनेस है ना वो अपना प्रॉफिट 17-18% बढ़ा लेते हैं, तो 4 साल में वो वैसे ही डबल हो जाते हैं। जो उसका प्रॉफिट है ना वो कंपाउंड होकर डबल हो जाता है। ये एवरेज कंपनी की बात कर रहा हूँ, कुछ कंपनीज 3 साल में भी डबल कर लेती हैं। तो अगर 4 साल में प्रॉफिट डबल हो रहा है तो 28 ईयर्स में उसने 7 दफ़ा डबल होना है। तो 28 ईयर्स में 7 दफ़ा डबल होता है 128x। तो अगर हम सिर्फ ये सोचें कि पाकिस्तान के बिजनेस ओनर्स हर साल अपना प्रॉफिट 18% बढ़ाएंगे, तो उसी से जो है अगले 28 ईयर्स में इंडेक्स जो है वो 128x हो जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब इसमें आप कुछ भी सोच सकते हैं कि इधर जो है बिज़नेस के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इवन दो टैक्सेशन बहुत हाई है, एलीट कैप्चर का रोल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इधर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़े से इन्फ्लेशन का फैक्टर भी इन हो जाता है। लेकिन जिस तरह से प्रॉफिट पिछले सालों में बढ़े हैं उसी तरीके से उसी स्पीड से बढ़े, तो चले 150 नहीं हुआ, अगर कोई दूसरा फैक्टर आ गया तो हो सकता है 100 हो जाए 25 से 30 ईयर्स में। लेकिन अगर इस तरीके से थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी बेहतर हो गई, तो ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो रेंज इसी में रहेगी, क्योंकि कंपाउंडिंग तो चलती रहती है ना बिजनेस में। आपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जो बात की थी, थोड़ा प्रीव्यू भी दे दें टेड टॉक का, बट थोड़ा मुझे पर्सनल हेल्प भी दे दें अब, क्योंकि आपको पता है मैं बुढ़ा भी होता जा रहा हूँ, तो मैं रिटायर भी होने वाला हूँ। तो अब मुझे ये टेंशनें शुरू हो गई हैं कि यार मेरी तो कोई पेंशन नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं है। तो एज समबडी लेट्स से हु इज़ 35, मैं क्या करूँ अगले, चले 15 साल तो मैं काम करूँगा ही, 15 साल अगले 65 में सब रिटायर होते हैं। चले 62 मैं जल्दी चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ज़िंदगी 30 कर लें, चले 30 कर लें कि अगले 30 साल मैं किस रेट पे इन्वेस्ट करूँ कि 30 साल बाद मैं घर भी बैठा रहूँ तो घर चल जाए। 30 साल तो बहुत अच्छा टाइम होता है। बल्कि हमने जो भी TEDx टॉक दी ना उसके अंदर पूरा यही बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करना है। पहले ये बता दिया ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो आपने इस एसेट क्लास को चूज़ करना है, इसमें कंपाउंडिंग ज़्यादा होती है। फिर 15 साल, 25 साल और 35 साल तीनों के अंदर जो एवरेज रिटर्न है ना इंडेक्स का एक साल का 18%, उसके हिसाब से अगर आप 25 ईयर्स वाला करते हैं ना और आप हर महीने 10,000 लेट से सेव करते हैं, तो आप उसको हर महीने 10,000 डालते हैं ना स्टॉक्स में, एवरेज स्टॉक्स में, इंडेक्स वाले, उसके साथ साथ चलें। कोई अच्छी कंपनी मिल जाए तो उसमें ले लें, लेकिन ज़्यादातर एवरेज के साथ ही चलना है। तो 25 साल में ना आप सेव करते हैं 1.2 करोड़। आपको ना हर साल इसको 10% बढ़ाना है। जैसे आपकी सैलरी बढ़ी ना इन्फ्लेशन की वजह से, तो 10,000 को 11 कर देना अगले साल में। तो 25 सालों में जो आपने अमाउंट सेव की होगी ना वो होगी 1.2 करोड़ तकरीबन। अभी मुझे ये नंबर्स याद हैं। और ये जब कंपाउंड हो जाएगी ना तो ये हो जाएगी 9 करोड़, 8.5 से 9 करोड़। और अगर आप 35 ईयर्स के लिए करते हैं तो यही चीज़ 10,000 हर साल एक 10% उसको बढ़ा देना, तो आपने जो टोटल सेविंग की होगी ना वो होगी 3.25 करोड़। लेकिन वो कंपाउंड हो जाएगी 50। टाइम जितना ज़्यादा बढ़ता रहता है, देखे ना वो अब अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि 30 ईयर्स में तकरीबन 27 ईयर्स में 150x हो सकता है कि नहीं। तो आखिरी तो डबल 4 साल में हुआ ना सिर्फ, लेकिन उसने 75 से 150x पे ले गया। इनको मैं इतने पैसे देता नहीं कि 10,000 महीने में सेव कर लें, लेकिन 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर तो कर लें। अमान, हाउ ओल्ड है यू नाउ? 23। तो अगर ये 35 ईयर्स के लिए कर सकते हैं, तो ये अगर आज 10,000 सेव करना शुरू करें एंड आप कह रहे हैं कि KSE इंडेक्स में डाल दें, नॉट इन अ पर्टिकुलर, KSE 100 में डाल सकते हैं, KMI 30 में भी डाल सकते हैं, उसमें इस्लामिक शरिया कंप्लायंट कंपनीज होती हैं। सो यू कैन गो ऑन एनी ऐप एंड जस्ट बाय KSE 100। नहीं, ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं होता, बट लेट्स से अगर आप KMI 30 में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं शरिया कंप्लायंट में, तो ये अच्छी बात होती है। इंडेक्स की जो टॉप कंपनीज होती है ना उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो टॉप 20-30 ही जो है मेजर परसेंटेज बनाती हैं। KMI 30 में जो टॉप 15 है ना, दे मेक अप 90% ऑफ द इंडेक्स। तो
आप समझे वो जो 15 कंपनीज है ना, उसकी जितनी जितनी परसेंटेज होगी, लेट से आपने 1 लाख इन्वेस्ट करना है, आप जिस कंपनी का 10% होगा ना, आप 10,000 उसमें डाल दें, जिसका 9 होगा 9,000 उसमें डाल दें, आखिरी 10% अपने लिए रख लें जो लेट से कोई अच्छी कंपनी लग रही है। ऐसा नहीं है कि आप KMI 30 का स्टॉक खरीद सकते हैं? नहीं, अभी नहीं है मेरे ख्याल से। सो यू कैन जस्ट, हाँ, तो 10,000 महीना डालेंगे तो क्या 35 ईयर्स के लिए कितने साल डालें? देखिए स्टार्ट असल में 2-3 साल के लिए करना होता है। जब आप 2-3 साल में रिजल्ट्स देखते हैं ना, और आपको समझ आती है कंपाउंडिंग, आप उस टाइम में थोड़ा थोड़ा कंटेंट भी कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो फिर ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर आपकी मर्ज़ी होती है, आप 15 साल बाद भी निकाल सकते हैं, 10 साल बाद भी निकाल सकते हैं, 25 साल के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो करते रहते हैं लोग। जब इतनी अच्छी वो कंपाउंड हो रहा है तो क्या ज़रूरत है निकालने की। बट शुड रिकमेंड, जो मेरा फ़ायदा हो जाता है क्योंकि मैं एक लेज़ी आदमी हूँ, इन्वेस्ट करके भूल जाएं, बिल्कुल छोड़ दें बस। देखें पाकिस्तान में बूम बस साइकिल आते हैं, उसमें भी रियलिटी है, लेकिन अगर आप आंखें बंद करके भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी डिस्पाइट ऑल द टर्मोइल अच्छा रिजल्ट है। तो अगर बिल्कुल पैसिवली करना है तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी जो फर्स्ट स्टेप ऑफ वैल्यू एडिशन है ना, जो सबसे कम टाइम लगा के आप कर सकते हैं, आई थिंक वो है बूम बस साइकिल। वो अगर आप थोड़ा सा समझ लें कि इकॉनमी की थोड़ी सी है, तो आप एटलीस्ट जिस टाइम पे थोड़ा सा डाउनवर्ड आने के चांसेस होंगे तो आप सेफ्टी की तरफ चले जाएंगे, वेल्थ क्रिएशन की बजाय थोड़े सालों के लिए वेल्थ प्रोटेक्शन कर लेंगे। आपने अभी जो एक PSX पे वीडियो बनाई थी, अभी आप कह रहे हैं कि ऐसी 100 नहीं ले सकते, बट यू वर टॉकिंग अबाउट PSX एज अ कंपनी, तो PSX खरीद सकता हूँ मैं, PSX का स्टॉक इन जनरल? अच्छा, KSE 100 या KMI 30 तो जो टॉप कंपनीज है ना, हाँ, उनकी लिस्ट उनका इंडेक्स है। PSX खुद भी एक बिजनेस है ना, तो वो लिस्टेड है। हाँ, वो लिस्टेड है। अब उसका होता है ऐसे है कि जिस कंपनी ने भी उस पर अपनी लिस्टिंग कराई हुई है, वो एनुअल फीस देती है थोड़ी सी, तो वो एक रेवेन्यू हो गया उस कंपनी का। और फिर जितनी ट्रेडिंग होती है रोज़ की, उसका कुछ 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग पे 3.5 रुपये बायर और 3.5 रुपये सेलर जो है ना, वो PSX को रेवेन्यू जाता है। लाख रुपए पे 7 रुपये? 7 रुपये टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से 40 अरब पे कितना हुआ भाई? हाँ, 40 अरब पे 40 अरब पे तो बहुत हो गया है। ये अगर ये 65 बिलियन हो ना रोज़ की, और जितने वर्किंग डेज होते हैं पाकिस्तान में, तो इसके सिर्फ इस ट्रेडिंग की वजह से 1 बिलियन PSX के पास चला जाता है साल का रेवेन्यू। फिर उनकी कॉस्ट हैं, जो उनके सारे ऑफिसेज हैं, स्टाफ है उनकी, तो उस तरीके से फिर इस कंपनी का भी एक प्रॉफिट बनता है। उसके हिसाब से ये भी एक कंपनी है जिसको आप वैल्यू कर सकते हैं। बट दिस इन जनरल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं इस पर रिफ्लेक्ट करती। सो लाइक अगर 150,000 है, हाँ, बिकॉज ट्रेड ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए PSX का वैल्यू देखिए, जितना ज़्यादा इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा वैल्यूएशन होगी, और उतनी ज़्यादा जो है रोज़ की ट्रेडिंग भी होगी। दूसरा, फिर जब वैल्यूएशन अच्छी होती है, नई कंपनीज भी आ जाती हैं, तो नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ती हैं, उससे भी लिस्टिंग फ़ी बढ़ जाती है। तो लॉन्ग टर्म, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बट PSX खरीदें, मतलब आप कर सकते हैं, एक अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म में, बट हम लोग मॉडल पोर्टफोलियो में ना हमें बहुत चूजी होना पड़ता है। मसला सारा ही है सर, लोगों के सवाल बहुत सारे थे, तो मैंने सोचा आज मेजॉरिटी टाइम उन पे लगाएं। What is an ETF and why should 90% of people invest in ETFs instead of directly buying stocks? What are some Sharia compliant ETFs in Pakistan? ETFs अगेन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, और उसमें यही होता है कि बैक एंड पे उन्होंने लेट्स से KSE 100 का ETF बना दिया। यानी कि कोई एक कंपनी होती है, उसने ये सारे स्टॉक्स जो है ना इन प्रोपोर्शन बाय कर लिए, और फिर वो लोगों को कहते हैं कि आप हमारा ETF खरीद लें, हमने बैक एंड पे वही रखा हुआ है, उसमें जितना भी गेन आएगा हम आपको दे देंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे ETFs नहीं है जो कि ये सारी कंपनीज को कैप्चर कर लें। आप क्यों नहीं ऑफर कर रहे ये सर्विस? ये शायद थोड़ा सा इसमें रेगुलेटरी हैं कंडीशंस, वो, और 2-3 साल पहले ही पहला ETF आया था, तो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है। ये एक KSE 100 का भी होना चाहिए, KMI 30 का भी होना चाहिए। अभी जितने भी ETFs हैं ना, उसमें ऐसे 10-12 कंपनीज होंगी, तो फिर जब 10-12 कंपनीज है ना, तो फिर नॉट नेसेसरीली दे विल मिमिक द इंडेक्स रिटर्न, तो वो थोड़ी सी उसमें कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है। और दुनिया में लेकिन ETFs होते हैं, तो लोग उसके थ्रू काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। What are the cases when people should not be investing in the stock market? Mental cases. नहीं, आई थिंक अगर आप थोड़े से एडवांस्ड हैं और बूम बस साइकिल को समझते हैं, तो फिर अगर आपको लगता है कि लेट से 4 लाख 5 लाख में इंडेक्स पहुंच जाता है, और आप सोचते हैं कि अब जो भी मैं कंपनी ढूंढता हूँ वो तो अपनी वैल्यूएशन के करीब ही चल रही है, कोई ख़ास अपसाइड नहीं है, और साथ आपको लगता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़े से हो सकती हैं डिटोरिएट, तो वो एक टाइम हो सकता है। अगर आप बाहर हैं लेट से पाकिस्तान से, आपको बाहर कोई और बेहतर ऑप्शन लग रहा है, तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी होता है ना, कि आपके पास सामने जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से जो सबसे अच्छा होगा आप उसमें जाएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। लेकिन
अगर किसी ने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग करनी है पैसिवली, तो फिर कोई टाइम नहीं होता, आपको हर टाइम पे थोड़े थोड़े खरीदने चाहिए। आपने तो ये रेकमेंड किया है ना, बाहर भी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, नैस्डैक वगैरह से बेहतर हम, नैस्डैक से बेहतर रिटर्न है। और अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना, चले ये तो एक लंबी प्लानिंग थी, अब लोग 3-3, 4-4 साल पे भी देख रहे होते हैं कि मुझे किस चीज़ में करना चाहिए। तो अब आप देखें अमेरिका में टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी चल रही है, एक पूरा वो चल रहा है कि पता नहीं अब अमेरिकन सिस्टम नंबर 1 रहेगा कि नहीं। इंडिया ने तो दोनों सुपर पावर्स के अगेंस्ट हो गया, तो इंडिया का भी जो है आउटलुक इतना अच्छा नहीं है, उनकी भी ना वैल्यूएशन बहुत ऊपर गई हुई थी। तो इस तरह से जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें ऐसा, आप पुराना रिकॉर्ड भी देखेंगे ना, जब पाकिस्तान का बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है, वो इतनी तेज़ी से कंपनीज ग्रो कर रही होती हैं और वैल्यूएशन ऊपर जा रही होती हैं और डॉलर भी स्टेबल होता है। ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, इसके बगैर तो बुल मार्केट फ्रेमवर्क बनता ही नहीं है। जब तक डॉलर स्टेबल होता है तो डीवैल्यूएशन भी नहीं होती, उससे और जो है वो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आते हैं। why is the concept of time value of money important to understand in current financial system? इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर कोई लेट से बहुत यंग है और वो सोच रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ, मेरा भी पोर्टफोलियो साइज इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं इस सब चीज़ों पे टाइम लगाऊँ कि नहीं, तो उसमें फिर वो टाइम वैल्यू आ जाती है कि लेट से किसी का पोर्टफोलियो अभी 1 लाख का है और उसने अब जो बहुत टॉप के इन्वेस्टर्स होते हैं दुनिया के, वो साल की 10% आउट परफॉर्मेंस लाते हैं, यानी कि जो इंडेक्स रिटर्न ला रहे हैं उससे 10% ज़्यादा लाते हैं। तो अगर कोई ये चीज़ 1 लाख के पोर्टफोलियो पे करेगा तो वो उसको तो 10,000 का ही फ़ायदा होगा ना एडिशनल, यानी कि वो विद ज़ीरो टाइम ऑलमोस्ट के साथ जो रिटर्न ला रहा था और वो फिर फुल रिसर्च करके सब कुछ किया, एडिशनल बेनिफिट क्या हुआ 10,000 रुपये का। तो अगर पोर्टफोलियो साइज़ कम हो स्पेशली, तो फिर आपको जो है बिल्कुल ऐसे सोल्यूशन पे जाना चाहिए जिसमें आप आँख बंद करके इन्वेस्ट कर लें। फिर हाँ, जब आपका पोर्टफोलियो साइज़ बढ़ जाता है फिर इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस आ जाती है, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आपको भी होता है मैं कोई अच्छी कंपनी ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करूँ, एक्स्ट्रा रिटर्न कमाऊँ, जल्दी कंपाउंडिंग करूँ, तो फिर जो है वो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। प्लीज़ टेल अस फ्री पोर्टफोलियो सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर इन्वेस्टमेंट। मॉडल पोर्टफोलियो आपको मिल चुका है? मॉडल पोर्टफोलियो और उससे भी अच्छा मॉडल पोर्टफोलियो फॉर एवरीवन इंडेक्स, जो इंडेक्स करके जो बनता है पोर्टफोलियो। फवाद मसूद पूछ रहे हैं, यू ऑलवेज टॉक अबाउट 25 years, but if we look at the stats of the last decade, the total return of gold outshines the return of PSX by a good 5%. Should we ignore the investment in gold at all, or must we invest some percentage of the portfolio in gold as well? सर आप खरीदें सोना? अच्छा, गोल्ड भी वो अगर 25 years भी देखते हैं, 25-27 years, उसमें गोल्ड नंबर 2 पे आता है। और जो हालात जैसे चल रहे हैं दुनिया के, जब भी क्लैश होता है ना सुपर पावर्स का, तो गोल्ड एक सेफ एसेट के तौर पे, और ये पिछले 2-3 साल में हुआ भी है। जब अमेरिका ने रशिया के फंड्स सैंक्शन किए ना, उनके जो बैंक अकाउंट में डॉलर्स पड़े हुए थे, तो सब एक सिग्नल चला गया रशिया को, चाइना को, इंडिया को कि अमेरिका आपके डॉलर वाले जो रिजर्व्स हैं आपके, वो भी जो है वो जब्त कर सकता है। तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि फिर सब उसकी तरफ गए। तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं दुनिया में, कुछ पोर्शन आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल गोल्ड में हो सकता है, वो आपको प्रोटेक्शन भी देगा डीवैल्यूएशन के अगेंस्ट। लेकिन गोल्ड की जितनी भी तेज़ रैली हो, जब स्टॉक मार्केट वाला बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है ना, उसको नहीं बीट कर पाती। अभी आप देखें पिछले 2 साल में कितना अच्छा, मेरे ख्याल से 2 लाख से ऑलमोस्ट 4 लाख का हो गया, लेकिन इंडेक्स उससे ज़्यादा है। सो अच्छा, 10 साल वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब कोई कहता है नहीं मैं तो 5 साल का देखूंगा, कोई कहता है मैं 10 साल का देखूंगा, तो 15 साल का देखूंगा। स्टार्टिंग पॉइंट हर किसी का अलग होता है। तो आफ्टर 25 years ना, यानी कि हमने जैसे बात की कि इंडेक्स 1000 से 1,50,000 पे गया, तो इसमें ओवर 25, अब इसमें जो पी रेशो ऊपर नीचे हुआ है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा लंबे टाइम पे। सही है, जो एक्चुअल में बिज़नेस के प्रॉफिट बढ़ रहे होंगे ना, उसके हिसाब से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका इंडेक्स जो है 1000 से 1.5 लाख पे जाए और आपके बिज़नेस के प्रॉफिट सिर्फ 10 times इंक्रीज़ हुए, वैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रियलिटी से दूर चला जाएगा। तो आप इस टाइम को जितना भी बड़ा करेंगे ना, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ 25+ के बाद आप कुछ भी कर लेंगे ना, तो रिज़ल्ट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। आप अगर 25 के बजाय 30 भी करेंगे तो भी सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे। तो 10 साल तो बहुत कम होता है इन्वेस्टिंग में। अमेरिका में 1999 से लेके 2009 लॉस्ट डेकेड है, यानी कि स्टॉक्स नीचे गिरे, फिर ऊपर आए, फिर नीचे गिर गए, तो 0% रिटर्न था।
तो अगर आप उसके बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते तो आप तो कहते हैं ये तो बिल्कुल बेकार एसेट क्लास है, हालांकि वो नंबर 1 एसेट क्लास है लॉन्गर टर्म। तो 10 साल बहुत कम होता है इन्वेस्टिंग में। अगर आप 5-10 साल के लिए सोच रहे हैं, फिर आपको थोड़ा सा वो इन्वेस्टर कैप पहननी पड़ती है कि आउटलुक कैसा है, पाकिस्तान के हिसाब से बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन है या ऑफ है। लेकिन अगर आपने चेक करना है कि मैंने अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है 20-30 सालों की, तो फिर आप लंबे अरसे के रिटर्न देखें, उसमें सारी चीज़ें कैप्चर्ड होती हैं। Ask him, he says in every video a beginner should simply follow the index and start investing, but the index is so confusing, it changes every day and we don't understand which companies to invest our 10-20,000 monthly in. If he can make a detailed video, a tutorial, it would really open that jam door for us. नहीं, 100% ट्रू। और हम लोगों का भी जो विजन है 2030, उसमें से 99% लोगों ने यही करना है। वो 1% लोग होते हैं जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा टेलर करना होता है, अच्छी कंपनीज ढूंढते हैं। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है कि 5 मिनट्स लगा के हर साल आप पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, और करना भी उसमें यही होता है कि जो इंडेक्स की परसेंटेज है ना, आपने उसको मैच करना है। अगेन KMI 30 में अगर लेट से आप 1 लाख रुपए डाल रहे हैं, तो जो जो परसेंटेज है उसके हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो फिर इंडेक्स जितना बढ़ेगा वो आपके पास भी वही कंपनीज़ हैं, आपका भी पोर्टफोलियो उतना ही बढ़ेगा। तो ये सिंपल टेक्निक होती है। इसमें ऑलरेडी जो वीडियो बनी है ना 5 मिनट्स, और ये हमारी नंबर 1 वीडियो भी है, मतलब लोग अभी भी इसको देखते हैं और उस पर कॉमेंट्स आ रहे होते हैं। 126,000 व्यूज़। 126,000। हाँ, मैं स्टॉक करके आया हूँ आपको। रीज़न फॉर स्टॉक एंड इन्फ्लेशन ग्रोइंग एट द सेम टाइम। कर लें, इट्स फाइन, वील एडिट इट आउट। लॉन्गर टर्म बेसिस पे तो अगर इन्फ्लेशन हो रही होती है ना, तो वो बिज़नेस के प्रॉफिट्स को भी बढ़ा रही होती है, क्योंकि बिजनेसेस के पास पावर होती है कि कोई चीज़ अगर महंगी होगी ना, उसको बनाना अगर महंगा होगा तो मैं अपनी प्राइस इंक्रीज़ कर दूँगा। ये हर चीज़ में नहीं होता। तो लॉन्गर टर्म बेसिस पे प्राइसिंग पावर क्योंकि बिजनेसेस के पास होती है, तो इन्फ्लेशन उनके प्रॉफिट्स को और इंक्रीज़ कर देती है। कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि 1 साल में इन्फ्लेशन हुई तो प्रॉफिट बढ़े, उनको भी कभी कभी वेट करना पड़ता है, जब हालात थोड़े बेहतर होते हैं फिर वो प्राइस थोड़ी सी बढ़ाते हैं। तो इन्फ्लेशन रियल रिटर्न्स जैसे कहते हैं ना, कि अगर इन्फ्लेशन को माइनस कर दें तो फिर रियल रिटर्न्स किसके हैं, तो उसमें भी स्टॉक्स नंबर 1 है, पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में भी। प्लीज़ आस्क हिम व्हाट हैपेंस व्हेन डेवलप्ड स्टॉक मार्केट्स लाइक जापान क्रैश फॉर डेकेड्स। जापान का क्रैश जो हुआ था मेरे ख्याल से 1980s में शुरू हुआ था, और 40 साल बाद वहाँ पे इंडेक्स पहुँचा। तो उसमें ना वो बहुत ऊपर की प्राइस पे चले गए थे, मेरे ख्याल से 80 P रेशो या शायद 40 P रेशो हो गया था। अमेरिका में भी ये हुआ इधर 1929, ग्रेट डिप्रेशन वाला। ग्रेट डिप्रेशन जब स्टार्ट हुआ, पहले स्टॉक मार्केट का क्रैश हुआ, तो वो 1954 में जाके उधर वापस आए। तो ऐसे कभी कभी होता है। एक बुक भी रेकमेंड करूँगा, इरेशनल एक्सूबरेंस, उसमें बताई हुई हैं ऐसी एग्जांपल्स के कभी कभी इतना ऊपर चला गया इंडेक्स कि फिर उसको वापस आने में डॉलर टर्म्स और रियल टर्म्स में कोई 20-30 साल लग गए। लेकिन पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, तो जब ये आए भी है ना, ये 6-7 ईयर्स में रिकवर हो जाता है। जैसे जो 2007 वाला हाई था, उसके बाद बंद की इन्होंने स्टॉक मार्केट, क्रैश हो गया काफ़ी ज़्यादा, ग्लोबल रिसेशन वाला। हाँ, रिसेशन वाला भी, और फिर ये रीच हो गया था तकरीबन 12-13 के आसपास, मतलब 6-7 साल लगे। और पिछली बार भी जब हम 55,000 में पहुँचे थे 2017 में, तो फिर हमने उसको 2024-25 में जाके ब्रेक किया। Gold prices are going up and other news in international media are claiming recession is coming and it's not very far. Please tell what are your thoughts and also tell what will be impact on the Pakistan economy and stock exchange. अच्छा, इंटरनेशनल रिसेशन का तो वैसे पाकिस्तान पे इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिसेशन का सबसे बड़ा मतलब होता है कि प्रोडक्शन दुनिया में कम हो रही है चीज़ों की, और ऑयल कम इस्तेमाल होगा, और जब ऑयल कम इस्तेमाल होता है तो ऑयल सस्ता हो जाता है। ये पाकिस्तान का नंबर 1 इम्पोर्ट है। तो पाकिस्तान को मतलब समझें बैठे बैठे बहुत फ़ायदा हो जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉलर की सिचुएशन संभालने में। तो इंडिया को भी ऐसे होता था, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था जब तक इनकी IT इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी ना। जब भी रिसेशन आता था, ये भी ऑयल इम्पोर्टर हैं, तो इनको भी बहुत फ़ायदा होता था। तो रिसेशन तो ग्लोबल पाकिस्तान के फेवर में जाता है ज़्यादातर। बेयर रन कब आ रहा है? देखिए, बेयर रन 2 चीज़ों से आ सकता है। एक आएगा या तो चीज़ें बहुत महंगी हो जाएँ, तो वो तो मैंने बताया वो 4 लाख के इंडेक्स तक हो नहीं सकती। ठीक है, जो P रेशो होते हैं ना बुल मार्केट के एंड पे, उसके हिसाब से 4 लाख तक इंडेक्स तक कोई बियर रन जो है ओवर वैल्यूएशन की वजह से नहीं आ सकता, कि अब चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि अगर हालात बेहतर भी है ना, तो भी वो उस प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। फिर उसके अलावा बेयर रन आता है जब बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑफ हो जाता है, और वो 4 चीज़ें
करंट अकाउंट डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट, फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। ये चारों चीज़ें अगर सही डायरेक्शन में होंगी, इंटरेस्ट रेट स्टेबल या नीचे आ रहे होंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कोई $10 बिलियन की रेंज में नहीं जाएगा, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आएगा बेयर रन। What is the future outlook of HUBCO given the hybrid take or pay model, considering that only 2 plants are currently generating clean fuel energy and बहुत ही डिटेल में आपने पूछ लिया, and their merit order on NTFC is for the most part at the bottom and will dividend stay at 10% yield or drop? तो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस, ज़बरदस्त सवाल है। और हमने जैसे किया था ना पहले, आपको में BYD एक पोर्शन है, तो ये बाकी जो इनका पूरा पावर बिजनेस था ना वो इन्होंने पूछा है। NTDC का असल में एक सिस्टम होता है, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी है ये, कि हम सबको कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, तो अब हम बिजली उससे बनवाते हैं ना जो सबसे सस्ती बनाएगा वेरिएबल बेसिस पे, तो वो मेरिट ऑर्डर होता है कि कौन सा प्लांट सबसे सस्ती बिजली बना रहा है उसको ऑन होना चाहिए। तो इनके 2 प्लांट्स से, दोनों फर्नेस ऑयल के थे, उनके साथ जो है गवर्नमेंट ने कैपेसिटी पेमेंट ख़त्म कर दी। उनको कहा अब अगर हम आपसे बिजली लेंगे तो हम आपको जो है पेमेंट करेंगे। तो ये दोनों तो नहीं चलने अब, क्योंकि फर्नेस ऑयल से बिजली बनती है महंगी, बहुत अनलाइकली है कि नारोवाल वाला प्लांट है वो थोड़ा बहुत फिर भी चल सकता है। सो आप समझिए इन दोनों पावर प्लांट से तो इतनी ख़ास कोई अर्निंग नहीं आएगी फ्यूचर में। लेकिन इसके साथ साथ इनके CPEC के प्रोजेक्ट्स भी हैं पावर में, उधर से जो है अब क्योंकि सर्कुलर डेट कम हो रही है ना, तो वहाँ से जो प्रॉफिट है वो कैश में मिल रहा है एक्चुअल में, मतलब वो ऐसा नहीं हो रहा कि बुक्स पे प्रॉफिट है और पेमेंट नहीं हो रही, तो इस वजह से इन्होंने डिविडेंड इंक्रीज़ किया है। तो कंटिन्यू कर सकते हैं 15 to 20 रुपीज़ पर ईयर। Do you see potential in FABL and ZAL, Zaria, a newly listed IPO? ज़रिया न्यूली लिस्टेड IPO है। ये लोग ना ऐसे सीमेंट और दूसरी कमोडिटीज़ जो है ई-कॉमर्स के थ्रू बेचते हैं, तो ये भी बहुत नई कंपनी है। इसका बिजनेस मॉडल स्टडी करें, देखें किस तरह से ग्रोथ होती है, काफ़ी छोटी कंपनी है। और फैसल बैंक जो है वो मतलब इस्लामिक बैंक्स में आई थिंक मिज़ान के बाद नंबर 2 है, बट फिर भी मिज़ान की इकोनॉमिक्स ज़्यादा अच्छी हैं। मिज़ान के करंट अकाउंट्स और मिज़ान के प्रॉफिट्स और उनकी ग्रोथ, लोग उन पर जितना वो ट्रस्ट करते हैं, डिपॉजिट ग्रोथ, वो आई थिंक बेहतर है। Give some scholarships in your master class to the ones who are motivated but can't afford you. अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा शेयर करूँ अपने थॉट्स सारी चीज़ों के बारे में। अब जैसे हमारा विजन 2030 भी है, तो उसमें हमने टारगेट रखा हुआ कि 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम पे के पाथ पे रेडी कर देना है। इसके साथ साथ एक और हम लोगों का विजन भी है कि सबको एक्सप्लेन करने के लिए और स्टॉक मार्केट की नॉलेज बढ़ाने के लिए हमने खुद भी अंडर आवर गाइडेंस 10,000 रिटेल इन्वेस्टर्स की ना आर्मी बनानी। अब ये हम लोग जैसे वो ट्रेन भी करते हैं मास्टर क्लास में और दूसरी चीज़ों में, तो अब देखें जो 10,000 है वो 1 मिलियन का 1% है। सो अब लोग इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि हम प्राइस कम कर दें और शायद 10,000 के बजाय 30,000 लोगों का फ़ायदा हो जाए। लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर आपने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करना है ना, तो जो फ्री वाली चीज़ है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। क्योंकि अगर हमने लेट से थोड़ी कम कर भी दी, 10,000 के बजाय 40,000 लोगों का फ़ायदा हो गया, बट असल तो बात है कि जो फ्री वाली चीज़ है वो 1 मिलियन लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। तो मास्टर क्लास में असल में इतनी ज़्यादा इसमें डिटेल्ड और सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम लोग शुरू करते हैं, सबको पहले फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान समझाते हैं, फिर उनको बताते भी हैं आप कितना सेव करेंगे सब कुछ हो जाएगा। फिर 10 सेक्टर्स की सारा डिटेल बताते हैं, 3-3 घंटे का एक लेक्चर होता है। फिर उसके बाद मॉडल पोर्टफोलियो भी बताते हैं लॉन्गर टर्म बेसिस पे, बूम बस साइकिल भी सारा एक्सप्लेन करते हैं। तो एक बड़ी अच्छी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। यूनिवर्सिटीज़ में भी इतना जो है ये सब सिखाते नहीं है, और आप जो है एक कह सकते हैं एक तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी आपको समझ आ जाती है कि कौन सा सेक्टर किस तरीके से बिहेव करता है। बहुत सारे लोग तो इस वजह से लेते हैं कि आगे उन्होंने फिर जॉब जो है ना इस सेक्टर में करनी होती है, तो उनको हेल्प करता है ये सारा एक फास्ट ट्रैक कोर्स। दूसरा फिर जो एडवाइजरी सर्विसेज होती हैं उसमें हमारा पूरा मोटिव होता है कि एक्स्ट्रा रिटर्न आए, लोगों को गाइडेंस अच्छी मिले, कम्युनिकेशन अच्छी हो, मंथली कॉल्स में लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो पूरा मकसद होता है कि अगर लेट से 40% एक साल में रिटर्न आ रहा है तो हम लोगों का 50 आए। और 2025 में बड़े अच्छे हम लोग के चल भी रहे हैं रिजल्ट्स, ऑलमोस्ट 10% अबव जो नॉर्मल मार्केट में आ रहा है। दोनों में एक हमारा शरिया कंप्लाइंट मॉडल पोर्टफोलियो भी होता है, एक नॉर्मल होता है। सो दोनों जो चीज़ें हैं ना मास्टर क्लास में भी और एडवाइजरी में भी, अगर नॉर्मल स्टॉक मार्केट है ना उसमें आप क्या करते हैं, आपने नॉर्मल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो यू बिकम इक्वल पार्टनर्स विद टॉप बिजनेसेस। सही है, वो जितना ग्रो करेंगे आपको उतना रिटर्न आएगा। लेकिन इन दोनों चीज़ों में हम लोग आपको सिखाते हैं कि आप
अच्छे बिजनेसेस पिक करके एवरेज बिजनेस से ज़्यादा भी रिटर्न कैसे कमा सकते हैं। तो मास्टर क्लास में हम लोग सिखाते हैं और आपको पूरा इक्विप कर देते हैं। आप फ्यूचर में कम्युनिटी का भी पार्ट होते हैं, सारी डिस्कशंस भी चलती रहती हैं, और कोई अपडेट भी हो जैसे फार्मा सेक्टर से रिलेटेड तो हम लोग सेशंस भी कराते रहते हैं। लेकिन एडवाइजरी सर्विसेज में हम आपको करके देते हैं, आपको पूरा गाइड करके अच्छी नॉलेज दे के कंपनीज़ के बारे में, पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, मंथली कॉल्स में सारी चीज़ें अप टू डेट प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि कन्विक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने ऐसे ही सुन लिया किसी दोस्त से एक शेयर 20 का है, इसको ले लो, ये 50 पे जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली आप 30 पे बेच देंगे उसको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये 50 पे क्यों जाएगा, उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके पीछे क्या नंबर्स हैं। तो वो जब कन्विक्शन आती है ना, फिर उससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और एक ये भी बड़ा वो हमने देखा है फीचर, पहले नहीं सोचा था ऐसा भी होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग जब आते हैं ना एडवाइजरी में या मास्टर क्लास में, जब उनको सारी चीज़ें समझ आने लग जाती हैं 3-4 महीने में, तो फिर ना वो अपनी परसेंटेज ऑफ सेविंग्स स्टॉक मार्केट में बढ़ा देते हैं। अभी जितने लोग करते भी हैं ना स्टॉक मार्केट में, वो मुश्किल से 10%, 15%, 85% अभी भी वो कमेटियों में डाल रहे होते हैं और दूसरी चीज़ों में कर रहे होते हैं, जिसमें फिर इतना ज़्यादा कंपाउंडिंग नहीं होती। तो जब उनको नॉलेज मिलती है तो वो 15% को 40%, 50% पे ले जाते हैं, और सारी चीज़ें उनको जब समझ आती हैं तो फिर एक्चुअल में एक वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बनता है। तो हम लोगों का तो पूरा मिशन ये है कि लेस्ट प्राइस प्रोडक्ट के बजाय जो फ्री प्रोडक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कर दें। तो उसमें हम लोग जैसे अब वीडियोस भी बनाई हुई हैं कंपनीज़ की, और मतलब आप समझें एक कोई डिटेल्ड वीडियो होती है ना, तो उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो मतलब एक्स्ट्रा हो, जो छुपा ली किसी राइट टाइम पे बताएंगे। तो डिटेल्ड वीडियोस भी होती हैं, लाइव सेशंस भी हम लोग यूट्यूब पे कभी कभी Q&As करते हैं। अब ये सारे पॉडकास्ट मतलब आप इन सबको ही सारा देख लें तो मतलब आप फाइनेंशियल फ्रीडम इसी से अचीव कर सकते हैं। ये भी फ्री वाली साइट पे आ जाता है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट ईयर से मीटअप्स भी शुरू करेंगे, तो उधर और किसी ने अगर कोई और इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछना है वो भी पूछ सकता है। तो पूरा फोकस है कि जो फ्री वाली साइड है ना, उसकी क्वालिटी को बहुत ऊपर ले जाएं। Do we never book profit if we invest in company, even if company is giving capital gain, because there will be a time when the company will come down for a few years in a decade? बुक प्रॉफिट्स में ना आपने अल्टीमेटली सोचना होता है कि आज जो प्राइस चल रही है ना, तो जो कंपनी की असल वैल्यू उसमें गैप कितना है। ठीक है, अगर एक कंपनी लेट से मैंने 100 की ख़रीदी और मैंने सोचा इसकी असल वैल्यू 400 है, और ये मेरे ख्याल से फौजी फर्टिलाइज़र के केस में था अभी ये 100-150 चल रहा था, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हुई थी उसके हिसाब से उसकी रियल वैल्यू 400 के आसपास चली गई थी। अब आप बताएं हमने लेट से 150 पे ख़रीद लिया, ठीक है, ये 250 पे चला गया, लेकिन आप कहते हैं इसकी तो फेयर वैल्यू 400 है, तो 250 पे मुझे नहीं बेचना चाहिए, ये तो अभी भी ऑलमोस्ट डबल होगा यहाँ से। एक दूसरी कंपनी है, वो आपने लेट से 100 पे ख़रीद ली और उसकी फेयर वैल्यू 150 है, और वो जो है 140 पे पहुंच जाता है। आपको इधर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन फ्यूचर रिटर्न्स जितने कम होंगे उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ सेलिंग होने चाहिए। तो आप कभी भी इस चीज़ से कंपेयर नहीं करें मैंने कितने का लिया था। आप हमेशा ये सोचें कि अभी जो उसकी प्राइस चल रही है और जो इसकी असल प्राइस होनी चाहिए उसके हिसाब से सेलिंग और टेकिंग प्रॉफिट का डिसीजन लिया करें। Being a student freelancer, can I enter stock market envisioning that I can monthly return on my investment? If so, how much least amount should we need to invest? अगेन ये वाला क्वेश्चन जैसे हमने पहले भी कहा था ना, कोई अगर यंग स्टार्ट कर रहा है ना, तो एक तो उसको अब इसमें जैसे वो राज शिमानी का तो मैंने बताया कि आप देखें कि किधर आपको जो है अच्छी सैलरी मिल रही है। क्योंकि दूसरी साइड पे वॉरेन बफे और दूसरे लोग वो ये भी कहते हैं कि फॉलो योर पैशन, वो भी सही है। अब रे डैलियो का फेमस कोट है कि ट्राई टू मेक योर पैशन योर प्रोफेशन बट डू नॉट फॉरगेट द मनी पार्ट। कि इस ऐसी भी जगह पे ना चले जाएं कि वो कहे कि 5 साल तक वॉलंटियर करना है, तो वो फिर अल्टीमेटली आपको अपने पैशन से भी जो है ना वो नफ़रत होने लग जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करें। फाइनेंस खुद भी बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इसके थ्रू आपको बड़ा अच्छा समझ आता है बिजनेसेस कैसे काम करते हैं। आप लोकल कंपनीज जो हैं उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी फ्यूचर में जा सकते हैं। बाहर भी बहुत सारे लोग जाते हैं, मतलब इसमें जो आप स्किल्स सीखते हैं सारी एनालिसिस करने की, वो बाहर भी बहुत अच्छी ट्रांसफरेबल होती हैं। लेकिन साथ साथ वो भी शुरू करें कि कुछ परसेंटेज ऑफ जो सैलरी है उसको सेव करके कंपाउंडिंग जो है स्टार्ट कर दें। तो इस तरीके से कर What should be the strategy during the years of next downturn? Should one shift to mutual funds on signs of an impending dip or swap with dividend stocks?
इज दिस बुल रन लाइकली टू लास्ट? अभी तो हमने डिस्कस कर लिया, डाउन टर्न में क्या करें? अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे देखें, पहले तो डाउन टर्न प्रिडिक्ट करना बाइनरी नहीं होता, 1-0 नहीं होता, मतलब वो भी कभी कभी आपको लगेगा कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट फ्यूचर में ऐसी डेवलपमेंट्स भी हो सकते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है और अब कंटिन्यू रहेगा ऐसे। सो लेकिन फिर भी जब भी आपको लगे कि ये एक ऐसा टाइम आ गया है कि अब वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा है, आउटलुक इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आप ऐसे प्रोडक्ट्स के पास जा सकते हैं जिसमें रिडक्शन इन प्राइस के चांसेस कम हो। डिविडेंड स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता। डिविडेंड स्टॉक्स जो हैं उनका बिजनेस भले ग्रो हो रहा हो, लेकिन क्योंकि पूरी मार्केट ही 10p रेशो से लेट से 5 पे आना है, तो उनकी भी प्राइस नीचे आ जाती है, तो वो इतना रिकमेंडेबल नहीं होता। इससे बेहतर है कि आप उस टाइम पे देखें कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर आपको उस टाइम पे देखें गोल्ड की आउटलुक अच्छी लग रही है, आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन जो है इतना खास नहीं है, तो बेहतर है सबसे कि जो सबसे सेफ़ ऑप्शन है जिसमें नुकसान नहीं होता, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता रहता है, शरिया कंप्लाइंट फिक्स्ड इनकम या नॉर्मल फिक्स्ड इनकम, उसमें भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। या आप अपना लेट से कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे देखें जो भी ऑप्शन आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं उसमें फिर शिफ्ट कर जाएँ फॉर द टाइम बीइंग। डॉलर रिटर्न्स PSX के कैसे हैं? PKR डिवैल्यूएशन भी होती है यहाँ पर? नहीं, डॉलर टर्म्स में रिटर्न्स मैं आपको बताऊँ ना, एक हमने इस पर वीडियो भी बनाई छोटी सी 1 मिनट की। $1000 आपने इंडिया में लगाए होते, अमेरिका के 2 इंडेक्स हैं, S&P 500 और NASDAQ, और एक PSX के 100 इंडेक्स में लगाए होते 1 जनवरी 1999 पे। तो अब ये जो बुल रन आई है 155,000 तक, तो $1000 $30,000 हो गए हैं पाकिस्तान में। जो NASDAQ है उसने S&P से ज़्यादा प्रॉफिट दिया, वो तकरीबन $1,000 $12,000 हो गए। और इंडिया जो है वो भी तकरीबन $1,000 से $13,000-14,000 हो। ये मैंने असल में देखना शुरू किया, पहले मैं जब शुरू किया था ना रिसर्च करना, तो सिर्फ जो लोकल ऑप्शन थे ना वो उनकी रिसर्च की, कौन सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। लेकिन जब ये 23 का क्राइसिस आया था, डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर मैंने डॉलर के रिटर्न्स भी देखने शुरू किए। तो इवन 2023 पे भी जब स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 1/3 थी यहाँ से, उस टाइम पे भी आप इन दोनों से कंपेयर करते हैं ना, तो PSX करीब ही था। उस टाइम पे भी उसने जो है $1,000 को तकरीबन $10,000 में कन्वर्ट किया था। शेयर एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी दैट एन ओवरसीज पाकिस्तानी कैन फॉलो। सर आप अलग थोड़ी हैं, वही हाँ आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स आर बेस्ट फॉर एवरीवन। जो जॉब करते हैं सैलरी 60,000 पर मंथ, उनके लिए कोई स्पेशल रिकमेंडेशंस? 5,000 या 10,000 जितना भी पॉसिबल हो वो सेव करना, वो उससे इंडेक्स इन्वेस्टिंग शुरू करें। हाउ टू इन्वेस्ट और ट्रेड इन PSX ईजिली लाइक क्रिप्टो ट्रेडिंग? आई थिंक अब इजी है, अकाउंट ओपनिंग भी अब इजी हो गई है। थोड़ा सा अब देखें, अगर एक चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें इतना अच्छा पोटेंशियल है, तो अगर थोड़ा सा एफर्ट शुरू में लगता है तो उसको लगाकर आसान अकाउंट ओपन करवा लें, और उसके बाद तो फिर सब कुछ फ़ोन पे हो जाता है ईजीली। किसी ने फ्लड्स का इम्पैक्ट पूछा है, लेकिन वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। GAL एंड GHNI एक्सपेक्टेड टारगेट्स और फेयर वैल्यू? अच्छा, GAL तो वही गाड़ी है ना जिनकी चेक T9 है। अच्छा बेसिकली आपका ही कोई फॉलोअर है। हाँ। उस दोनों आप ही की रिकमेंडेशन के बारे में। GHNI जो है ये लोग ट्रक्स बनाते हैं, ये भी अच्छी कंपनी है। ये भी जो है, ये समझें ये ट्रक्स के वो हैं एटलस होंडा बाइक्स के। जैसे पाकिस्तान में जितने ट्रक सेल होते हैं तकरीबन 60% इस कंपनी के होते हैं, आईसुजू के। तो ये भी अच्छी कंपनी है, इनके भी अच्छे प्रॉफिट्स हैं। He was my senior in St. Pat's, straight A student who later went to Warwick. फरहान ए लेवल्स में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी काफ़ी दिए थे। फरहान अतीक, जानते हैं आप अपने जूनियर को? ये नहीं, फरहान मेरी माइंड में आई थिंक ज़्यादा जूनियर है, 1-2 साल का फ़र्क नहीं होगा। आपने एक्स्ट्रा कितने दिए A levels आपने? अच्छा, मैं उस वक्त सोचता होता था कि ये एक सब्जेक्ट में 99 लेके डिस्टिंक्शन लेना जो है ना मुश्किल है, कंपेयर टू अगर आप ज़्यादा सब्जेक्ट लेके ए ज़्यादा लें। तो ओ लेवल्स में मैंने तकरीबन 14-15 सब्जेक्ट्स दिए थे, तो उतने ही एज आए थे, एक शायद नहीं आया था। और ए लेवल्स में कोई 10 सब्जेक्ट्स दिए थे, तो 10 A levels 8-9 एज आ गए थे। 10 A levels दिए थे। ये मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑलमोस्ट पहले साल पे ही हो गया था। ये आज हमारी पॉडकास्ट पे अली मोइन नवाज़ अली मोइन नवाज़ उस टाइम पे मेरी बहुत इंस्पिरेशन होती थी। 10 A levels, इतने ज़्यादा नहीं मुझसे दिए गए वैसे। Please let him complete his portfolio this time. Thank you. Please tell him I tried to contact his team, but the person in contact with me asked for more money than the one he posted online. नहीं, ये तो आपकी टीम में किसी ने? नहीं, ये हम चेक भी करेंगे। और
इसको ना ये आपके एंड पे भी आप इसको मतलब काउंटर कर सकते हैं ना। हमारी जो सारी प्राइसेस वेबसाइट पे लिखी हुई हैं, तो अगर आप किसी को नहीं भी फ़ोन करते और ऑनलाइन जो है सारा कुछ कर लेते हैं गाइड करके, तो कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होगी, बट फिर भी हम इसको चेक कर लेंगे। The PE ratio and understanding businesses like owners is enough to start investing in KSC. What about boom bust cycle? How do you know it's starting, especially bust cycle? अब्दुल्ला सिद्दीकी, अच्छा सवाल है आपका। अच्छा, इसमें हमने डिस्कशन भी की है, लेकिन अगेन बूम बस साइकिल का जो हमारा मास्टर क्लास 1 था ना, उसका जो लेक्चर था डिटेल्ड 1 घंटे का, जिसमें सारे ये जो 4 चीज़ें हैं डिटेल में एक्सप्लेन हुई हुई हैं एग्जांपल्स के साथ, वैल्यूएशन के साथ, वो भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप वो भी और डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद तो मतलब बूम बस साइकिल से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है ना हमारी, वो सब हमने आपके साथ ट्रांसफर की। आपको क्या परेशान करता है कि यार ये ना हो जाए? रात की नींद जैसे उड़ जाती कभी कभी एक सबसे पहले तो कंपनी से रिलेटेड डेवलपमेंट्स होती है ना, लेट से कोई कंपनी आपने रखी हुई है, उसमें कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो गई, बट उसमें ना हम लोग को पता चल जाता है, मतलब बाकियों से थोड़ा पहले पता चल जाता है, क्योंकि हम बड़ा डिटेल में फॉलो कर रहे होते हैं। बूम बस साइकिल वाली साइट पे भी अब 4-5 इंस्टेंसेस हो चुके हैं पिछले 1.5-2 साल में। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, वॉर्स, 2 वॉर बल्कि 3 पहले सारों, उसमें भी जो इम्पैक्ट होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, मतलब फ्रेमवर्क के हिसाब से समझ आ जाता है। एक चीज़ सिर्फ कभी कभी ना माइंड में आती है, वो है कि जैसे अब हमने ना हर सेक्टर के वैल्यू रियलाइजेशन टेक्निक्स बनाई हुई हैं कि इस वाली पर्टिकुलर कंपनी में ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उससे लोग दूसरे भी देखते हैं और फिर इसके स्टॉक बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गाड़ियों के सेल के नंबर हो गए, सीमेंट की सेल के नंबर हो गए, या रिजल्ट आता है किसी कंपनी का। वो मुझे लगता है क्योंकि हम लोग सारा कुछ सिखाते भी है ना मास्टर क्लास में, मुझे लगता है 3-4 साल बाद जब लेट से 5,000-10,000 लोगों को भी ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो उस टाइम पे हम लोग अपने आप को अपडेट कर पाएंगे कि नहीं, ये कभी कभी मेरे माइंड में आता है। बट आई थिंक एक कंटिन्यूस चीज़ होती है, आप उसको विद टाइम जो है डेवलप करते रहते हैं। प्लीज़ आस्क हिम बेस्ट 3 to 4 शेयर्स नियर फ्यूचर 4 to 6 months। आई थिंक मॉडल पोर्टफोलियो नहीं, मॉडल पोर्टफोलियो में कभी चेंज भी आ सकता है ना, देखिए 4 to 6 months में फिर ना आपको खुद थोड़ा सा एफर्ट लगा के जो हमने कंपनीज डिस्कस की हैं उसको एज एन आइडिया लेके जो है फर्दर डिसीजन आई थिंक ले सकते हैं। आर इंडेक्स फंड्स द बेस्ट एंड सेफेस्ट वे टू इन्वेस्ट फॉर अ न्यूकमर? यस, बिल्कुल। व्हाट इज मोर एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रेटर रिटर्न, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स? अच्छा, म्यूचुअल फंड्स भी बेसिकली हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। म्यूचुअल फंड्स होता है कि लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम लोग इसमें पैसे डालेंगे और आगे वो कहाँ पे इन्वेस्ट होंगे वो भी हमने डिसाइड किया हुआ है। तो म्यूचुअल फंड्स फिक्स्ड इनकम वाले भी होते हैं जिसमें बैंक जैसा रिटर्न आता है, और म्यूचुअल फंड्स इक्विटी स्टॉक मार्केट वाले भी होते हैं। सो म्यूचुअल फंड पे फिर देखना भी है ना कि वो किस चीज़ का म्यूचुअल फंड है। प्लीज़ गाइड हाउ टू बाय स्टॉक्स ऑनलाइन थ्रू ब्रोकरेज? हाँ, ब्रोकरेज अकाउंट, ये सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट से आपने ट्रांसफ़र करना है, आप कैश से नहीं ले सकते। फिर आपका ब्रोकरेज अकाउंट होना चाहिए, आप किसी भी जगह पे खुलवा सकते हैं, और उसके बाद फिर आप जो चीज़ बाय करना चाहें उसके हिसाब से कर सकते हैं। Is there a platform for overseas Pakistanis to buy stocks like Webull or eToro? I don't want to go through a Pakistani broker. नहीं, ब्रोकर में तो अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट ने उनको ही अलाउ किया हुआ है कि जो भी बाइंग सेलिंग होगी ना आपको करनी होगी। तो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो आप चेंज करवा लें। और RDA अकाउंट क्योंकि ओवरसीज़ है ना, बड़ी आसानी से चेंज हो जाता है, आपको नए फॉर्म्स भी नहीं साइन करने होते, ऑनलाइन ही जो है वो चेंज हो जाएगा। आप सिर्फ अपनी सक्सेसेस बताते हैं, कब सुहेल वड़ाइश ने हमें सवाल किया कभी लॉस भी तो हुआ होगा? नहीं, काफ़ी दफ़ा बल्कि अगर इसकी की बात करें मॉडल पोर्टफोलियो की, पिछले 1 से 2 साल में 2-3 कंपनीज अभी मुझे याद आ रही हैं। मैं आपको उनके नाम भी बताता हूँ। एक एटलस बैटरी थी, एक जो है सैफ पावर, एक और भी थी अलगाजी ट्रैक्टर। मैं तीनों का एक्सप्लेन करता हूँ बल्कि क्या रीज़न होता है। अच्छा, वॉरेन बफे कहते हैं देयर आर ओनली 3 रीजंस टू सेल अ स्टॉक। फर्स्ट इज़ यू नीड कैश, अब आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट करनी है या कैश चाहिए, आपको बेचना पड़ेगा। सेकेंड इज़ यू हैव फाउंड अ बेटर इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक जगह आपको 20% प्रॉफिट नज़र आता है या आपको 40 नज़र आता है, आपने 20 वाला बेच दिया, हालांकि वो भी अच्छा था। थर्ड इज़ समथिंग चेंज्ड, यानी कि कोई पॉलिसी चेंज हो गई, या फिर यू रियलाइज्ड योर मिस्टेक, और जब आपने उसको करेक्ट किया ना और फिर से कैलकुलेशन की तो उसमें इतनी अच्छा प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा था। तो ज़्यादातर हम लोग की जो चेंजेस होती है ना मॉडल पोर्टफोलियो में, वो सेकंड नंबर पे होती है, ये कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और कभी कभी ये थर्ड वाली भी होती है। तो ये तीनों जो थी ना, ये थर्ड की एग्जांपल थी।
सैफ पावर में इस तरीके से हुआ कि वही IPPs की निगोसिएशन स्टार्ट हुई, तो उनको जो हर साल की कैपेसिटी पेमेंट मिलती थी वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई। मतलब कि कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट जिसके हिसाब से आप उसकी वैल्यू निकालते हैं वही ख़त्म हो गए एक उससे स्टेप से। तो बल्कि उस वक्त हमें थोड़े से लॉस पे उसको बेचना पड़ा। तो सबको एक्सप्लेन किया कि इसकी प्रॉफिट्स ही ख़त्म हो गए हैं, इससे हमें जल्द अज जल्द जो है वो नहीं करना चाहिए कि ये भी होता है ना कि मैं जब तक ये मेरी वाली प्राइस पे नहीं आएगा ना मैंने बेचना ही नहीं है, लॉस बुक नहीं करना। लेकिन सबको एक्सप्लेन किया भाई चीज़ें ऐसी चेंज हुई हैं कि अब इट्स बेटर टू फाइंड समथिंग एल्स। और एटलस बैटरी के केस में भी ऐसा हुआ। बाकी सारी कंपनीज जो हैं वो जैसे जैसे थोड़ी सी इकोनॉमी स्टेबल हुई है उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में ना आपस में इनकी प्राइस वॉर चल रही है पिछले 1 साल से, यानी कि बैटरी जो प्रॉफिट है ना वो नीचे आता जा रहा है। तो इस वजह से इसमें भी जैसे जैसे रिजल्ट हमने देखा ये तो मतलब कि और प्राइसेस जो है बैटरी की नीचे जाती जा रही हैं, तो इससे बेहतर है आप कोई और अपॉर्चुनिटी जो है वो देख लें। लेकिन फिर हमने ये भी देखा, अब ये है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट, कि अगर कोई कंपनी आपको लेट से कम रिटर्न दे रही है भले वो लॉस में हो, तो आपने उसको स्विच करके अच्छी अपॉर्चुनिटी में जाना है। तो एकदम हमारा जब ये अगस्त का महीना या जुलाई का महीना ख़त्म हुआ था ना, सो फ्रॉम जनवरी ये जो पूरे 6-7 महीने बनते हैं ना, इसके हमने एनालिसिस की कि जितनी भी चेंजेस किए ना उन्होंने ऑन द होल पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, और अगर हम लोग वो नहीं करते तो फिर क्या होता। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट से भी तकरीबन 4-5% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन रहा था। आपने इसमें कोई रिजिड होने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत दफ़ा तो चीज़ें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। अब बुल मार्केट फ्रेमवर्क जो है वो पूरा यही है ना कि जिस तरह से अगर चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा मैसिव चेंज होगी तो आपने उधर अटके नहीं रहना, फिर आपने भी उसके हिसाब से सारी चीज़ों को एनालाइज करके एक्शन लेना है। इसमें बहुत सारे लोग हमें सुन रहे होंगे, अभी तक तो हमने जितनी बातें की जनरली इनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो, अगर हमें ऐसे लोग सुन रहे हैं जिनको शायद बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, जिनको ये फ़र्क भी नहीं पता अच्छा स्टॉक मार्केट क्या होती है, ये ऐप्स क्या होती हैं, तो अभी जो डकी भाई भी अरेस्ट हुए हैं, ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स और बाइनरी ऐप्स होता है, क्या क्या हैं जिनसे बच के रहना है? अच्छा, स्कैम्स बिल्कुल जो है काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ऐसे ही एक जैसे अभी हम फ्लड्स की बात कर रहे थे, उसमें भी आपको पूरी वो जो रिसोर्सेज होती हैं जो आपने जमा की होती हैं, तो स्कैम्स में भी ऐसे ही होता है, लोग वो लालच में आके उसमें लगा देते हैं। और इस बार ये जो गवर्नमेंट भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई है ना, इसके पीछे FATF का भी रोल है। अब पिछले 6 महीने से जैसे ये इंडिया भी थोड़ा बार बार देखा होगा हमें ट्वीट्स करते हैं लोग कि इसको फिर से रिव्यू करें, तो ये इधर इसके थ्रू भी जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना वो इतनी ज़्यादा सही चैनल से नहीं जा रही होती, ये सारी कंपनीज बाहर की होती हैं। सो इस वजह से भी गवर्नमेंट ज़्यादा इस दफ़ा क्रैक डाउन कर रही है और सारे प्लेटफॉर्म्स को भी मेरे ख्याल से बैन करने का प्लान है, क्योंकि इसमें अब ज़ाहिर है FATF वाली ग्रे लिस्ट में तो नहीं जाना ना फिर से। जो हम अपने एंड पे देख सकते हैं ना, एक चीज़ आप समझ लें, इसमें हमने यूट्यूब वीडियो भी बनाई थी। एक होता है एंटरप्रेन्योर, एक होता है स्कैमर। सही है, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना वो कहता है कि मैं कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करूँगा जिसकी वैल्यू होगी दूसरे लोगों के लिए। लेट से इलॉन मस्क ने गाड़ी बना ली इलेक्ट्रिक, उसने फ्यूल सेविंग की, दुनिया में $1 ट्रिलियन का फ्यूल सेव होगा फ्यूचर में उस इन्वेंशन की वजह से, तो उससे उस कंपनी की भी वैल्यू बन गई $50-100 बिलियन की। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट, दूसरी कंपनी उन्होंने कुछ क्रिएट किया और उससे वैल्यू बनी, उसका कुछ पोर्शन उनको भी मिल गया। अब ये जो स्कैमर्स होते हैं ना, ये बनाते नहीं है कोई चीज़, इन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, कोई सर्विस नहीं देनी, इनका मकसद होता है कि लालच दिखा के वो सारे पैसे ही उनसे ले लें लोगों से। वैसे आम बिजनेस अगर किसी से 100 रुपये लेता है ना तो उसका 10 रुपये प्रॉफिट बनता होगा उसमें से, बाकी सारे खर्चे होते हैं। इनका होता है कि 100 के 100 ही ले जाने। तो इसमें फिर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनका मकसद ही ये है कि जो लोग जितनी इन्वेस्टमेंट करें ना उस पर प्रॉफिट नहीं कमाना, वो पूरे पैसे ही लेके भाग जाना है, तो वो फिर इन्फ्लुएंसर्स को दूसरों को पैसे भी बहुत ज़्यादा ऑफर करते हैं, 30% तक कमीशन, 40% देते हैं। अपेरेंटली कुछ 20-25 हज़ार डॉलर्स दिए गए हैं फॉर प्रमोशन ऑफ दीज ऐप्स। मतलब सोचें अगर उनको दे रहे हैं तो वो $1 लाख उनको लग रहा होगा कि लोग आके हमारे प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, हम 1 लाख लेके जाएंगे, उससे 20,000 को दे देते हैं। तो आप ना जो भी कोई चीज़ प्रमोट कर रहे हैं ना, वो फिर साथ चीज़ें भी दिखाते हैं कि ये देखो हमारी इतनी वेल्थ बन गई। तो एक आप अपना ना रूल बना लें कि अगर वो बंदा एंटरप्रेन्योरियल वाली साइड पे होगा ना और वो लेट से दिखा रहा है मैंने $10 मिलियन जो है ना इसकी गाड़ियाँ ले ली, घर ले लिया, सब कुछ ले ली, तो उस 10 के बजाय उसने 100 दूसरों के लिए भी तो बनाया होगा ना। अगर वो एंटरप्रेन्योर होगा, वो चीज़ उसने बनाई होगी या लोगों को प्रॉफिट कमा के दिया होगा, तो वो $100 मिलियन ढूंढें
अब पाकिस्तान में इतना आसान नहीं होता इसको छुपाना। अगर कोई भी कम्युनिटी में लोगों ने अच्छा काम करके कोई प्रॉफिट बनाया है तो वो नज़र आएगा। अगर वो नहीं नज़र आ रहा आपको और सिर्फ वो बंदा कह रहा है कि मैंने बना लिया, इसका मतलब है कि वो स्कैमर वाले मॉडल पे चल रहा है। तो एक इस चीज़ का ख्याल रखें, कोई भी अगर दिखाता है आपको कि मैंने वेल्थ बना ली है तो चेक करें उससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स उसकी कम्युनिटी में भी वेल्थ क्रिएट हुई है कि नहीं, कि वो एंटरप्रेन्योर है कि नहीं। फिर जो है SECP रजिस्ट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंपनी जितनी भी बड़ी हो, अगर वो SECP में पाकिस्तान में उसकी कोई ब्रांच नहीं होगी तो फिर उसमें चांसेस होते हैं आपके कि वो आपके पैसे लेके भाग जाएंगे और आपके पास कोई लीगल फोरम नहीं होगा कंप्लेन करने का, ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उससे कुछ कह सकती है कि यहाँ पे जो है आपने इनसे लोगों से फंड्स लिए हैं अब आप वापस करें। वो तो रजिस्टर्ड ही बाहर होती हैं। तो इन 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें, थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर और स्कैमर में फ़र्क करना सीखें, SECP रजिस्टर्ड कंपनी के साथ काम करें सिर्फ। और थर्ड, थोड़ा सा अगर 1 लाख रुपए कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सोचें ये 1 लाख रुपए कमाने में मुझे टाइम कितना लगा था, तो उसका 5% टाइम 10% टाइम ज़रा उसकी स्क्रूटनी भी कर लें, उससे फिर आप जो है स्कैम से बच जाएंगे। सर ये जो आपने कम्युनिटी अब बनाई है तो आपको तो फुल मिर्ज़ापुर फील आती होगी ना कि अब आप उनको चाहिए फुल इज्जत के जब आप कुछ रेकमेंड करते हैं, और स्पेशली आप जो कह रहे थे कि अनपॉपुलर पिक्स और वो फिर चल जाता है, तो क्या फीलिंग आती है कम्युनिटी में? हाँ, कभी कभी जैसे किसी दिन कोई शेयर एकदम से बढ़ जाए ना तो आपस में भी हम लोग भी थोड़ा मैसेज पे बात करते हैं टीम के, भाई ये देखें बढ़ गया, अच्छी परफॉर्मेंस हो गई। तो मतलब ऐसे पहले तो खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है कि चलो लोगों को रेकमेंड किया, सबका फ़ायदा हुआ। फिर हम थोड़ा सा उसको जाके चेक भी करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी जा रही है बाकी एवरेज से, तो वो हैप्पीनेस भी होती है। फिर हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है अगेन फ्रॉम रे डैलियो प्रिंसिपल्स वॉरेन बफे के, कि कोई भी अगर स्टॉक अच्छा कोई रेकमेंड करता है ना हमारा एनालिस्ट और वो अच्छा परफॉर्म करे तो फिर उसको एक्स्ट्रा हम लोग मतलब बोनस देते हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि फ़ौरन जैसे ही वो टारगेट रीच होना तो एनालिस्ट को जो है ना बोनस पे करना है। लेकिन फिर उसके बाद ना ये पिछले 6 महीने 9 महीने से एक ना फिर हम्बलनेस की फीलिंग भी आती है। मतलब आप उस वक्त बैठ के फिर सोचते हो कि व्हाट वर द चांसेस कि मैं मुझसे ये मिस हो जाता, या जब हम उसको डिस्कस कर रहे थे तो कोई ऐसी और चीज़ आ जाती है और मैं उसको ओवरलुक कर देता। तो एक वो थोड़ी सी फीलिंग भी आती है कि इसमें एक एलिमेंट ऑफ लक या डिवाइन इंटरवेंशन भी है। तो फिर हम्बलनेस आ जाती है, 1 घंटे में सारी हैप्पीनेस नॉर्मल हो जाती है और फिर वापस काम पे शुरू कर देते हैं, दूसरी कंपनीज ढूंढना या जो एग्जिस्टिंग है पोर्टफोलियो में उनको रिव्यू करना। बट अच्छा लगता है जिस दिन अच्छी परफॉर्मेंस होती है। अभी 1-2 दिन पहले मेरे ख्याल से फ्राइडे वाले दिन जो है वो स्टॉक मार्केट ऐसे -1.5% हुई थी, बट हम लोगों का पोर्टफोलियो थोड़ा पॉजिटिव में ही था। तो काफ़ी लोगों ने फिर मैसेज भी किया कि टर्मोइल में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पोर्टफोलियो, तो उससे भी काफ़ी खुशी होती है। लोग तस्वीरें नहीं भेजते, नया आईफोन लिया है, थैंक यू। हाँ आपकी नहीं, हमारी जो मंथली कॉल होती है ना उसमें काफ़ी लोग आके बताते हैं कि हमने अपना घर अपग्रेड कर लिया या गाड़ी अपग्रेड कर ली या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया, उस रूट पे जा रहे हैं जिससे फिर हमें जो है वो सैलरी अर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। आई विश वन डे। सर अगर इतना कमा रहे हैं, मॉडल पोर्टफोलियो, एवरीथिंग इज़ डूइंग सो वेल, माशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट भी चल रही है, तो क्यों बच्चों से मास्टर क्लास के पैसे ले रहे हैं? इसमें अगेन वही वाली सोच के वी बिलीव के जो फ्री वाला प्रोडक्ट है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये इस तरह सोचना कि लेट्स से जैसे कहते हैं मैंने क्रैक कर लिया ना, कोई भी सीक्रेट क्रैक कर लिया या कोई ज़्यादा प्रॉफिट बनाने का तरीका क्रैक कर लिया, मैं उसको अपने पास रखता हूँ। मैं तो इसको बहुत ज़्यादा सेल्फिश समझता हूँ। सोचें अगर इलॉन मस्क कहता है कि मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी बना ली है और मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊँगा, ठीक है, तो कितने ज़्यादा लोगों का जो फ़ायदा हो सकता था वो नहीं हुआ। तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो है अपना फ्री प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग करें और दूसरे लोगों का भी मैक्सिमम जितना फ़ायदा हो सकता है वो हो। ये तो बहुत सेल्फिश अप्रोच है कि मैं अपने पोर्टफोलियो से बना लूँ ज़्यादा और किसी को नहीं बताऊँ और 20 साल तक अपना आइडिया जो है या जो तरीका था वो अपने साथ ले जाऊँ। और फिर दूसरा एक और बहुत बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है, पॉडकास्ट में हम लोग किसी कंपनी पे वीडियो बनाते हैं, उसमें कमेंट्स आते हैं, मंथली कॉल्स में, मास्टर क्लास में भी ऑलमोस्ट 1000 लोग तो डायरेक्टली उन्होंने हमारी सारी चीज़ों को स्क्रूटनाइज़ कर लिया है। तो जब कोई आपकी चीज़ों को स्क्रूटनाइज़ करता है आपका फ्रेमवर्क और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इस वजह से भी ये भी एक मोटिवेशन होती है कि इस तरीके से करने से पब्लिक में ज़्यादातर लोगों के लिए आप खुद और ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं, आपके जो थिंकिंग प्रोसेस है।
फिर एक कॉस्ट साइड भी होती है। अगर चले मैं सोचूं कि मैं अपने पोर्टफोलियो से बना लेता हूँ प्रॉफिट, मेरे लिए इनफ है, बट और इतनी जो टीम है वो सब नहीं ऐसे नहीं कर सकते ना। तो एक पूरा दुनिया में जैसे फाइनेंस की एक लोगों को नीड होती है, लोग उसकी सर्विसेज लेते हैं, तो उसके हिसाब से एक चीज़ पूरी बनाई हुई है, उसके लिए जो फेयर चार्जेस हमें लगते हैं वो चार्ज करते हैं, और कोशिश करते हैं जो 99% लोग हैं जिन्होंने फ्री वाला प्रोडक्ट कंज्यूम करना है उसकी क्वालिटी को बहुत ऊपर ले जाए। कोई क्या फ़र्क है मास्टर क्लास और एडवाइजरी में, क्या फ़र्क है? मास्टर देखिए दोनों चीज़ों में ना, अब देखें इंडेक्स जैसा रिटर्न तो हर कोई ला सकता है ना, जैसे बताया फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ फॉर एवरीवन, हर कोई कर सकता है उसको। मास्टर क्लास में हम सिखाते हैं कि हाउ यू कैन अर्न मोर देन टॉप बिजनेसमैन, यानी कि एवरेज जो रिटर्न है उससे ज़्यादा आप कैसे खुद ला सकते हैं, वो सारी स्किल्स उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, और कुछ होल्ड बैक नहीं करते इसमें। मतलब कि जितनी ज़्यादा चीज़ों हम लोग खुद एनालाइज करते हैं ना एक सेक्टर के बारे में, वो सब बताते हैं मास्टर क्लास में। तो आपके पास पूरा एक रोड मैप भी आ जाता है, अच्छी कंपनीज भी आपको पता चल जाती हैं, आप जो है वन टाइम बेसिस पे एक पूरा आप कम्युनिटी का भी पार्ट बन जाते हैं। एडवाइजरी सर्विसेज में हम ये आपके लिए कर रहे होते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, तो ये हाँ मतलब आपको बता रहे होते हैं बेस्ट कंपनीज कौन सी हैं, मॉडल पोर्टफोलियो, तो ये एक कंटिन्यूस चीज़ होती है। और एडवाइजरी सर्विसेज कितने की हैं? एडवाइजरी सर्विस हम लोग रेकमेंड करते हैं, आपका पोर्टफोलियो अगर 4-5 मिलियन का हो ना, 40-50 हाँ 40-50 लाख का, फिर आपको लेनी चाहिए। फिर जो है जो एक्स्ट्रा रिटर्न आता है ना, जैसे हमने बात की थी 1 लाख पे अगर एक्स्ट्रा रिटर्न कमा भी लिया तो क्या फ़ायदा हुआ उसका। तो हाउ मच आर एडवाइजरी सर्विसेज? सो उसमें जो फर्स्ट वन है वो साल की है 195,000, तो 2 लाख रुपए से। हाँ 4% ऑफ पोर्टफोलियो से ज़्यादा हम लोग रेकमेंड नहीं करते कि इससे ज़्यादा आप स्पेंड करें। सर बस जाते जाते कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? फाइनल मैसेज, बल्कि आज जिस तरह के क्वेश्चन थे ना, थोड़ा सा हमें तो फील हो रहा था जैसे वो मंथली कॉल होती है ना जो वैल्यू इन्वेस्टर पैकेज की, उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि ये कंपनी क्यों नहीं ली हुई, इसकी आउटलुक कैसी है, फिर थोड़ा सा जो फिलोसॉफिकल आइडियाज़ कैसे जो है डिसीजन लेते हैं उस पर भी डिस्कस करते हैं कंपनीज़ के बारे में। तो मुझे तो उस तरह की काफ़ी ज़्यादा फीलिंग आई, थेराप्यूटिक भी था थोड़ा सा, काफ़ी इन्जॉय किया। फाइनल मैसेज यही होगा कि देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। आप 5,000 भी अगर सेव करते हैं ना हर महीने, फिर भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो सब जो है, जो भी चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान करती है, लेट्स से वॉलेटिलिटी थोड़ा सा आपको परेशान करती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लें। बुल मार्केट फ्रेमवर्क, बेयर मार्केट, उससे थोड़ा डर लगता है, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लें। कुछ कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन रिसर्च नहीं कर पा रहे, तो उसकी वीडियोस देख लें। तो जो भी चीज़ आपको परेशान करिए ना, उसके बारे में थोड़ा सा और एफर्ट लगाएं एंड स्टार्ट योर जर्नी। एक दफ़ा स्टार्ट करेंगे ना, सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही समझ आती रहेंगी, कंपाउंडिंग भी होने लग जाएगी और फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर लेंगे। सर जाते जाते कोई बुक रिकमेंडेशंस देना चाहेंगे हमें? अच्छा, पिछली बार आई थिंक मैंने वो द ग्रेट क्रैश 1929 रेकमेंड की थी। इस बार एक बहुत अच्छी बुक है, 2-3 बुक्स रेकमेंड करता हूँ। एक द प्रिंसिपल्स ऑफ रे डैलियो, रे डैलियो की भी जो कॉम्बिनेशन है, बल्कि मैं एस्पायर करता हूँ कि वॉरेन बफे और रे डैलियो के जो प्रिंसिपल्स हैं ना, उनको कंबाइन करके कोई ऐसा मतलब हम लोग का फ्रेमवर्क बने। ऑप्टिमिस्टिक आदमी है रे डैलियो, तो बड़ा पेसिमिस्टिक आदमी है। नहीं, ये सारे लोग हैं प्रैक्टिकल, यानी कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हैं, हमेशा माइंड में रखते हैं कि चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं, डेटा पे देखते हैं कि पहले ऐसे हुआ था तो क्या हुआ था। तो इनका भी बड़ा एक हेज फंड है, ऑलमोस्ट $100 बिलियन से ज़्यादा मैनेज करता है रे डैलियो का। और रीज़न ये दोनों मुझे बहुत पसंद है वो कि इन दोनों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। दुनिया में और भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट कमाए थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जब आप अपने आइडियाज़ 100 लोगों तक पहुंचा सकते हो और एक अच्छा कम्युनिकेटर 1 लाख लोगों तक पहुंचा सकता है, तो इम्पैक्ट तो फिर उसका ज़्यादा होगा ना, भले उसका साल का थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो। सो प्रिंसिपल्स ऑफ रे डैलियो पढ़ें, वो बहुत अच्छी है। उसमें उन्होंने अपनी पूरी जर्नी भी बताई हुई है, इन्वेस्टमेंट टाइप बातें भी हैं, और उन्होंने अपनी टीम कैसे बनाई, टीम बिल्डिंग भी जो है ना, उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुए हैं। फिर बीटिंग द स्ट्रीट, पीटर लिंच की एक और बुक भी है, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। वो थोड़ी सी बेसिक है, जनरली बताते हैं आपको कि स्टॉक मार्केट में इस तरह के सेक्टर होते हैं, ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो बीटिंग द स्ट्रीट है ना, वो उनकी जो पूरी 13 साल का एक्सपीरियंस है ना, उसकी एक वो है पूरी, कि वो बताते हैं मैंने ये कंपनी ढूंढी, फिर मैंने ये किया तो मैंने इसमें अच्छा रिटर्न आया। फिर एक और बुक, ये बोनस है, जो लोग ज़्यादा इंक्विजिटिव है ना वो पढ़ें। इसके मुझे ऑथर का नाम नहीं याद। इस बुक का नाम है द बेस्ट वे टू रॉब अ बैंक इज़ टू ओन वन। कि आप बैंक को ओन करके जितनी उसमें जो फंड्स
इधर उधर कर सकते हैं ना, वो उसके प्रॉफिट से ज़्यादा होता है। ये बिलियंस का एक सीजन भी था, फिर बॉबी एक्सेलरोड वाज ट्राइंग ये टू बड़ी बैंक। अच्छी बुक है एक। कोई नहीं, हम 15 साल बाद जब ये पॉडकास्ट करेंगे तब हम ये भी रेकमेंड करेंगे कि हाउ टू बीट द स्ट्रीट बाय अब्दुल रहमान नजम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने हमें फिर से वक्त दिया, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, खुदा हाफिज़।